वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार सखियों, मैं मंजू भारद्वाज आप सबों का वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हम चौपाल एक चर्चा के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जहां विषय है नारी का बदलता परिवेश। सखियां, यूं तो बदलाव सृष्टि का नियम है, जो आज भविष्य है कल वर्तमान होगा और परसों अतीत में तब्दील हो जाएगा। पर समय समय पर बुद्धिजीवियों ने इस विषय पर चिंतन किया है और भविष्यवक्ता के रूप में अपनी चिंता भी व्यक्त की है। ऋग्वेद काल में गगनचुंबी व्यक्तित्व की स्वामिनी थी नारी। उसका व्यक्तित्व उस कसौटी पर कसा था जिसकी कल्पना, जिसका सपना आज की नारी कर रही है। या कभी न कभी, कहीं न कहीं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कई क्षेत्रों में वो हम उनकी ऊंचाई हमारी सोच से भी परे है। इतना संपन्न, इतना भव्य, इतना वैभवशाली था हमारा अतीत। उत्तर वैदिक काल से हमारी गरिमा, हमारे ज्ञान, हमारे अस्तित्व, हमारे अधिकारों के हनन की शुरुआत हुई। हिमालय के उत्तुंग शिखर से निकली गंगा, लोग कहते हैं कि हिमालय के उत्तुंग शिखर से निकली गंगा जंगल, झाड़, खेत, खलिहान, पथरीली राहों से होकर बहती है और लोग कहते हैं कि गंगा मैली हो गई है। पर क्या उसकी पवित्रता, उसके अस्तित्व को कोई मिटा पाया है? नारी के अस्तित्व पर भी युगों युगों से प्रहार हो रहे हैं। अर्श से फर्श पर वो पटकी गई, पर यदि मंदिर का कलश आंधी तूफानों से टकराकर जमीन पर गिर जाए तो वो अशुद्ध नहीं होता। वह सदा पूज्य था, पूज्य है और पूज्य ही रहेगा। आज का विषय इतिहास के हर पन्ने को पलटने पर विवश कर देगा, क्योंकि यही तो है आत्ममंथन। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, यदि हमने इसे अच्छी तरह आत्मसात कर लिया तो हमारी राह सरल होगी और हमारे कदम सशक्त होंगे। इस विषय पर चर्चा करने हमसे देश विदेश की सखियां जुड़ी हैं। उपस्थित अपनी विदुषी, उत्कृष्ट, संवेदनशील, चिंतनशील सखियों का एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ और माया शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि वे इस खोजपूर्ण कार्यक्रम का कार्यभार संभालें। स्वागत है आपका माया जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। और सभी सखी को अब माया शर्मा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सब जान चुके हैं आप कि माया शर्मा हूँ। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और मैं आपका और जैसा कि अभी जी माइक ऑफ करने बोलिए, इको हो रहा है। प्लीज आप नीलम जी का माइक खुला, बहुत लोगों का खुला है। जब एक कोई बोल रहे हैं तो ठीक है, जब इको हो रहा है। ओके, मैं भी कर रही हूँ। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वसुधैव कुटुंबकम अंतर्राष्ट्रीय महिला संस्था के तहत। इस संस्था के परिचय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि 2 वर्ष के इस छोटे से काल में इस संस्था ने अत्यधिक प्रगति की है, जिसकी संचालिका हैं, संस्थापिका हैं श्रीमती मंजू भारद्वाज, जिन्होंने अपने साथ मेनका शर्मा, ममता शर्मा को लेकर के इस संस्था की स्थापना की थी। और एक उनकी बहुत बड़ी विशाल सोच थी और बहुत गहरे बड़े सपनों के साथ उन्होंने इसकी स्थापना की, जो कि आज सचमुच हमें नजर आ रहा है कि इसके सॉरी और इसमें उन्होंने अनेक विदुषी महिलाओं को देश विदेश से जोड़ा है और उनके गुणों और विशेषताओं को देखते हुए उन्हें अपने साथ कई
प्रकल्पों की जिम्मेदारी भी दी है। तो मैं आप सबको उसी की जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे अभी हम जो जूम और गूगल मीट कर रहे हैं, तो इसमें उनकी मदद करती हैं जोशी, क्या स्नेहा जोशी, मुझे श्रेया और स्नेहा में कंफ्यूजन हो रहा था। नेहा वो जोशी। स्नेहा जोशी आपकी मदद करती हैं इस कार्य में। उसके बाद उर्मिला अग्रवाल जी, उनकी पुरानी सखी हैं, जो कि कई कवि सम्मेलनों का आयोजन कर चुकी हैं उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में। शैली त्रिपाठी जी हैं, जो अनेक विख्यात महिलाओं का साक्षात करने के लिए चुनी गई हैं। माया शर्मा आपके सामने है, प्रश्न मंच जैसा रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का जिम्मा वो संभालती हैं। नीलम महाजन जी भजन संध्या के लिए का कार्यभार संभालेंगी। इसके अतिरिक्त बच्चों के बौद्धिक विकास के कार्यक्रम लिए जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के लिए भी अनेक डॉक्टर्स यहाँ विजिट करते हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो दोहे अंताक्षरी और लघु कथा जैसे अनेक रोचक और गंभीर, अच्छे, इंटरेस्टिंग, क्या कहना चाहिए, ऐसे विषयों पर भी कार्यक्रम किए गए हैं और किए जाते हैं सतत, और जिसको कि बहुत अच्छा सब तरह से रिस्पांस भी हमें मिल रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ आज अ, हमारे चौपाल के तहत के माध्यम से यहाँ मिल रहे हैं, जिसका उत्तरदायित्व ज्येष्ठ नागरिक महिलाओं को सौंपा गया है। तो एक महीने में मैं इसका कार्यभार संभालती हूँ और दूसरे महीने में रागिनी जी संभालती हैं। तो आज मैंने इस विषय पर इस कार्यक्रम में, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आज के कार्यक्रम पर आने से पहले कि हमने इसके माध्यम से अनेक ज्वलंत विषयों को उठाया है। और जैसे कि बलात्कार, आत्महत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा प्रणाली, दूरदर्शन और सिनेमा का हमारे जीवन पर प्रभाव, बाल श्रमिक, ऐसे अनेक गंभीर विषय, ज्वलंत विषय को हमने उठाया है। सबने उस पर अपने विचार प्रकट किए हैं, उन समस्याओं का समाधान भी हमें दिया है। तो यही इस संस्था की कोशिश है कि इन सब के माध्यम से जन जागरण किया जाए, महिलाएं जागरूक हो और समाज में कुछ परिवर्तन आए। तो इसके साथ हम आज यहाँ हम लोग महिला दिवस के दिन तो नहीं मिल सके, लेकिन उसी को ध्यान में रखकर हमने आज का यह विषय चुना है। और ये मुझे ये भी लगता है कि हम महिला दिवस ही क्यों मनाते हैं, पुरुष दिवस कभी नहीं होता, क्योंकि ये जग जाहिर है कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। वो हमेशा से अग्रणी था, हमेशा से उच्च स्थान था उसका, और हमेशा से वही श्रेष्ठ था। तो उनके बारे में कोई नहीं कुछ कहता, हमेशा स्त्रियों की ही स्थिति समाज में बदलती रही है, इसीलिए हमें महिला दिवस ही मनाना पड़ता है। तो इस कारण हम जानना चाहेंगे कि स्त्रियों की स्थिति प्राचीन काल से लेके आज तक उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे कैसे स्थितियों को पार करते हुए वो आज इस स्थान पर, इस मुकाम पर पहुंची है। यही सब हम जानने के लिए आप सब विदुषी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सबका स्वागत है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करने से पहले मैं अपने विचार थोड़े से शॉर्ट में रखना चाहती हूँ। मेरा गला थोड़ा खराब हो गया। और मैं साथ में जब आप सबको बुलाऊंगी तभी आप लोगों के नाम और ये बताऊंगी, क्योंकि उसमें अभी अगर मैं परिचय दूं, बाद में बुलाते समय दूं, तो शायद समय ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं आप सबका अभी सिर्फ बिना नाम लिए स्वागत कर रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और धीरे धीरे हम आप सबके विषय में भी जानेंगे और आपके विचार भी सुनेंगे। सबका स्वागत रहेगा। तो सर्वप्रथम मैं अपने विचार संक्षिप्त में कहना चाहती हूँ कि
वैदिक युग की अगर हम बात करें तो उस समय स्त्रियों की स्थिति जो थी वो अत्यधिक मजबूत थी। जैसा कि आप सबको भी मालूम है, परिवार व समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, संपत्ति में भी बराबरी का अधिकार था, सार्वजनिक सभाओं में भी वे बराबरी से हिस्सा लिया करती थी। पौराणिक युग में विदुषी गार्गी जो थी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ जो शास्त्रार्थ किया था राजा जनक के दरबार में, तो उनका उद्देश्य यह नहीं था कि उन्हें हराना है याज्ञवल्क्य जी को, सिर्फ उनकी श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए ही उन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ किया था। तो हमें तो यह देखना है कि उनमें इतना साहस था उस समय कि उन्होंने इतने ज्ञानी ऋषि के सामने शास्त्रार्थ किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस समय की स्थिति, उस समय की स्त्रियां कितनी दृढ़ थी, कितनी मजबूत थी कि अपने विचारों को बेबाक रीति से सबके सामने रख सकती थी। फिर उसके उसके पश्चात वैदिक युग में भी हम देखते हैं कि विरोध, कहीं कहीं विरोध भी दिखाई देता था। तो ये तो समय, हर समय अच्छाई और बुराई साथ साथ ही चलती है कि जहाँ अच्छा होता है वहां साथ में बुरा भी जुड़ता जाता है। और उस स्थिति को या वैसी जो विदुषी महिलाएं थी उनका अपवाद भी होता था, उनको मतलब प्रताड़ना भी सहनी पड़ती थी कि ये कैसी महिलाएं आगे आती हैं, मतलब बुरा कहने वाले भी थे उस समय भी। तो स्त्रियों की अवनति या पतन वैदिक काल के बाद प्रारंभ हुआ। उनके लिए अनेक निंदनीय शब्दों का प्रयोग भी फिर किया जाने लगा। तो उनकी स्वतंत्रता पर भी अनेक प्रकार के अंकुश लगाए गए। वैदिक काल में महिलाओं को अत्यधिक गरिमामय स्थान प्राप्त था। उन्हें अनेक नए नए नामों से, जैसे देवी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, सहचरी आदि नामों से जाना जाता था। और कहा भी जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारी का सम्मान होता है, जहां उसकी पूजा होती है, पूजा का मतलब सम्मान से है, क्योंकि पूजा मतलब ये नहीं कि हल्दी कुमकुम फूल चढ़ाओ, वैसा नहीं, कि उन्हें सम्मान मिले, उनकी स्थिति है इसका एहसास उन्हें कराया जाए, तो वहां पर देवता का वास होता है। और ये जरूर, ये इसमें बहुत सत्यता है इस बात में। फिर आया मध्यकाल। मध्यकाल तो जो 1200 ईस्वी से शुरू होता है और 1756 तक, तो इस समय तो जो मुगलों ने आक्रमण किए और इतना अधिक बर्बरता दिखाई कि, और इतने अत्याचार किए कि उन उन सब से स्त्री को की रक्षा करने के लिए उस पर अनेक बंधन लगाए गए, उसे पर्दे में रखा गया और उसके धीरे धीरे फिर सारे अधिकार छीनते गए और वो एक बिल्कुल लाचार या महिला के रूप में सामने आई हमारे। तो ये समय सबसे खराब समय था, सबसे खराब समय था, क्योंकि उसे बस कैद कर लिया गया। तो वो हर सुविधा से, हर अधिकार से वंचित होते गए। तो ये मध्य युग जो था वो हम कहेंगे कि नारियों के लिए अभिशाप बनकर आया था। इसके बाद आया अंग्रेजों का काल। तो अंग्रेज तो आए थे हमारे देश में व्यापार करने, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की, लेकिन व्यापार के माध्यम से उन्होंने पैर फैलाते गए अपने, और हर जगह उनका अधिकार हो गया। और अधिकार क्या, वो तो मालिक बन बैठे और फिर अत्याचार शुरू कर दिया। तो सिर्फ स्त्रियों पर ही नहीं, उनके अत्याचार तो पुरुषों पर, बच्चों पर, सभी पर होते गए। उस समय सभी प्रताड़ित थे। जो उनकी बात नहीं सुनेगा, जो उनके अनुसार नहीं चलेगा, वो प्रताड़ित किया जाएगा। तो वो भी समय बहुत खराब था। और इस समय भी स्त्रियों की स्थिति को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन इस समय तक क्या हुआ कि हमारे समाज में अनेक कुप्रथाओं का जन्म, मतलब कुप्रथाएं पनपने लगी थी कि बाल विवाह, क्योंकि लड़कियों की अगर सेफ्टी चाहिए तो फिर उन्हें छोटी उम्र में विवाह उनका कर दिया। बहु विवाह मतलब अनेक एक ही स्त्री के, एक मतलब
एक ही पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करेगा। दहेज प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, अगर कोई छोटी उम्र में विधवा हो गई तो उसे पुनर्विवाह करने की भी अनुमति नहीं थी। मतलब जैसा जीवन है आपका, दुखमय जीवन बिताओ। तो इस तरह की कुप्रथाओं को फिर हमारे कई समाज सुधारकों ने दूर किया और उसमें परिवर्तन आया। इसके बाद यानी सती प्रथा तो इतनी भयंकर थी कि भाई पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे जीवित ही पत्नी को उसके चिता पर बिठा दिया जाता था। तो सोचिए, ये आज सुनकर हमें कितना खराब लगता है कि कितनी क्रूरता थी कि स्त्री का तुमने अधिकार ही छीन लिया जीने का, और उसे जीवित, मतलब उसकी मर्जी भी नहीं पूछी जाती थी, उसकी इच्छा भी नहीं पूछी जाती थी, और उसे चिता पर बिठा दिया जाता था। तो ऐसे भयंकर कुरीतियां थी कि जो फिर धीरे धीरे समाज सुधारकों ने बाद में ठीक की, लेकिन उस समय की हालत बहुत खराब थी। और स्त्री को सिर्फ एक भोग्या बनकर उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग किया जाता था, और उसे और कोई अधिकार नहीं दिए जाते। और फिर आया स्वतंत्रता प्राप्ति। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अनेक महिलाओं ने अपना योगदान इसमें दिया, जिसके लिए हम रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेना कभी नहीं भूल सकते। अहिल्याबाई, हजरत बेगम, बीकाजी कामा, इन्होंने अपने अथक प्रयासों से, अपने वीरता से देश में को स्वतंत्र करने में अपना सहयोग दिया। और आज हम उनके त्याग के बदले में आज हम स्वतंत्रता के स्वतंत्र मतलब जीवन बिता रहे हैं और इसमें सांस ले रहे हैं, और हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उन्हें मतदान का अधिकार मिला, उन्हें हमारे देश के संविधान में महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का अधिकार मिला। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि अनेक क्षेत्रों में वो सहयोग करने लगी, और संपत्ति में भी अधिकार मिला। उनमें आत्मविश्वास जागा, और फिर निरंतर वो प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने संक्षिप्त कहिए या विस्तृत कहिए, पता नहीं आपको कैसा लगा, लेकिन मैंने अपने विचार रखे। और अब मैंने आप लोगों को आमंत्रित करना है, क्योंकि ये इतना विशाल था कि मैंने यही कहा था कि भाई अगर सब लोग एक जैसा बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा युग बांट दिए थे कि अलग अलग बांटे। तो इसलिए वो ध्यान में रख के हम सबसे पहले आपके सामने बुलाना चाहते हैं लीना पटेल जी को, क्योंकि इन्होंने एकदम पुराना समय चुना है। तो लीना पटेल जी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही गुणी महिला हैं, गुजरात से हैं, और आप इस वसुधैव कुटुंबकम इस मंच पर हाउ टू वाओ इस कार्यक्रम को लेती थी, और जिसके उन्होंने 100 एपिसोड पूर्ण किए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए, वेलकम किया जाए, कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और ऐसी गुणी महिला हमारे साथ है आज। तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ कि वो त्रेता युग के बारे में, कि त्रेता युग में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, वो अब हम सबके सामने अपने विचार रखेंगे। लीना जी। जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच माया जी। आप सभी वडुल भगिनी बंधु तो नहीं है, भगिनी सिर्फ बहनें हैं हमारी, भारत के कोने कोने से आई हुई। तो सभी मातृशक्ति को प्रणाम। आप सभी मेरे लिए वंदनीय, पूजनीय है। एवं मेरी हिंदी में कहीं थोड़ा झुकाव बड़ा आएगा, तो मैं गुजराती स्पीकर हूँ, प्लस आई कैन नॉट स्पीक दैट मच फ्लुएंट इंग्लिश एज वेल, सीइंग ऑल द लेडीज ओवर हियर। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैंने जो कुछ भी आज अपने विचार शेयर करने त्रेता युग की नारियों की अस्तित्व और हालतों के बारे में, के सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, वंदन, प्यार भरा सादर नमस्कार। मैंने जो 100 एपिसोड्स पूरे किए, उससे पहले मुझे आप सभी से मंजू जी के बारे में एक चीज बतानी है। आई एम रियली थैंकफुल टू द फाउंडर ऑफ वसुधैव कुटुंबकम अंतरराष्ट्रीय मंच,
the international platform for all the women from all corners of the world. मंजू भारद्वाज जी ने, मंजू जी ने ये प्रयास सदैव किए है और वो निरंतर भावनाओं से जुड़ी है और उनकी एक निरंतर भावना कायमी स्थापित हो चुकी है अजमेर से कि उनके भाव स्पष्ट होते हैं कि उन्हें जीवन में क्या करना है। उनका ये तात्पर्य रहता है कि शब्दों से जुड़ते हुए आगे बढ़ो, शब्दों से कैसे महिलाओं को प्रेरित किया जाए, कैसे उनको वार्मथ दिया जाए, प्यार, हूंफ और वो समर्पण दिया जाए। तो उनके ये प्रयास वो सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है और वही भाव मुझे भी प्रेरित करता है और सभी पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति को अगेन लॉट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जहां नारियों का पूजन होता है वहां देव देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर मैं बात करूं सतयुग की, तो सतयुग में महिलाओं का स्थान, सम्मान, मान, उनके अस्तित्व की जो कथा और व्यथा उस टाइम पे थी नहीं, सिर्फ कथा थी। सतयुग में नारियों का सम्मान होता था क्योंकि तब वेद जीवंत थे, ना केवल विचारों में बल्कि हर एक व्यक्तियों के विचार, वाणी, वर्तन, व्यवहार में। फिर युग के बाद युग आने लगे, सतयुग के बाद द्वापर युग, त्रेता युग और अभी कलयुग। तो ऐसा माना गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा के एक विचार से हुई और वो अंड की जो सुषुप्त शक्ति थी वो पृथ्वी पे जागृत बनके, वो शक्ति स्वरूप बनके, वो एक मातृशक्ति बनके प्रकट हुई। तो यहाँ तक की जो यात्रा है इसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता और अभी कलयुग। तो अभी मुझे बात करनी सिर्फ त्रेता की। मैं आप सभी को डियर रिस्पेक्टेड ऑल विमेन ऑफ इंडिया, मुझे एक ही बात बतानी है कि पहले से स्त्रियों की स्थिति ऐसी नहीं थी जो हम देखते हैं और देख चुके थे और देख रहे हैं। स्त्रियों की स्थिति काफी सुनहरी गोल्डन फेज था सतयुग में, जहां पे वेदों में लिखा गया है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिते, यानी कि हर एक मातृ शक्ति का पूजन होता था सतयुग में। फिर द्वापर युग आया, द्वापर में युद्ध शक्ति का निर्माण हुआ। फिर विचारों में, विचार शैली में, जीवन शैली में परिवर्तन आया था। द्वापर युग में कृष्ण ने स्वयं बोला है कि मुझे नहीं बोलना था, फिर भी मैंने सत्य को बरकरार करने के लिए, सत्य को वाचा देने के लिए और सदियों तक सत्य को जीवंत रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, झूठ का सहारा लेना पड़ा, कपट का भी सहारा लिया है। कृष्ण ने क्या नहीं किया है द्वापर में। और उस वक्त की महिलाएं कृष्ण प्रेमी थी, फिर जीवन प्रेमी थी। कृष्ण ने 16 रंग जिए, 16 रंगों से भरे, 16 कला, 16 कलाएं उन्होंने जी द्वापर में और सभी मातृशक्तियों और सभी शक्तियों को उनके विष्णु के अवतारों का दर्शन करवाया। पर उस वक्त प्रेम भक्ति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, संचार किया। तो ये बात हुई थोड़ी बहुत द्वापर की। अब हम आते त्रेता युग में, जब सॉरी त्रेता सेकंड युग है, फिर द्वापर आया था। हाँ, आई स्विच्ड आउट। त्रेता युग मैंने द्वापर इसलिए पहले लिया कि आप सभी को, हम सभी को ये पता है कि कृष्ण ने क्या किया, सतयुग में क्या किया। अब बात आती है मेरी त्रेता युग की, सैंडविच उसको बोलते हैं। दोनों युग के बीच में एक ऐसा भी युग रहा जहां पे कृष्ण के पिछले राम अवतार की बात आती है। मुझे थोड़ा बहुत ही संक्षिप्त में कहना है, बहुत मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं अभी आप सबसे छोटी हूं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो कुछ मेरे दिल में है वो मेरे वाणी शब्दों में आ जाए। यहाँ पे नारियों के अस्तित्व की, उनकी स्थिति, उनके जीवन की बात मुझे करनी है। सबसे पहले दशरथ राजा जो रहे, उनके 4 पुत्र। अभी आई स्किप आउट ऑल द चाइल्डहुड फेज, डायरेक्टली आई फोकस विद लिविंग ऑफ द वीमेन। तो दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियां अच्छे से जीना शुरू किए थे,
उनके वहां 4 पुत्र के अवतरण हुए, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिले थे, दशरथ के पुण्य फल मिला उनको। और दशरथ ने मांगा था कि मुझे मेरे वंश के उत्तराधिकारी बहुत ही सशक्त चाहिए और इस प्रकार के चाहिए, और उनकी भक्ति के फल स्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्रदान हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बात अगर आती है जब वे बड़े हुए, उनके जो पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, तो ऋषियों के आश्रम में बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षा के लिए भेजे जाते थे। तो वहां पे जैसे ही वो शिक्षा काल का पूरा होता था, उसके बाद उनके अगर राजकुमार है तो राज्याभिषेक होता था। तो सभी वर्णों को उस प्रकार से आश्रम की विद्या प्राप्त करके उनको जीवन शैली का अधिकार मिला था। तो यहाँ पे राम भगवान सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भरत सबसे बड़े थे जबकि लक्ष्मण छोटे थे। और जब वो बड़े हुए और दशरथ ने सुना कि वहां पे जनक का सीता का स्वयंवर योज्य हुआ है और वहां पे चारों पुत्र को भेजा जाए, क्योंकि वहां पे कई दिन तक ऐसे शूरवीर आए जिन्होंने धनुष्य तोड़ने का प्रयास किया, बट वो निष्फल रहे। और जनक ने बोला कि कोई है, उनने चैलेंज किया उस वक्त पे। तब इन चारों भाइयों को सूचना मिली कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हम तो जीवंत है, हमारे होते हुए, हमारे क्षत्रिय शौर्यवीर पुत्रों के होते हुए हमें ये क्यों सुनना मिल रहा है। तो समाचार मिलते ही दशरथ ने चारों पुत्रों को भेजा था। तो वहां पे राम लक्ष्मण गए। फिर स्वयंवर की सब कथा हम सुन चुके, देख चुके हजारों बार कि राम जी ने धनुष्य तोड़ा, फिर स्वयंवर हुआ। फिर जब बात आई जनक की, तो जनक की भी 4 पुत्रियां थी। यहाँ पे नारी की शक्ति की बात करनी है। थोड़ा बहुत संक्षिप्त में मुझे आपको ये बताना है कि जो नारी शक्ति थी उसमें उर्मिला जी, फिर उनकी जो स्टोरी है वो शायद बहुत कम लोगों को सुनने को मिली है या जानते हैं। तो मुझे ये बताना है कि उर्मिला जी का जन्म, ध्यान रखा जाए, समय सीमा का ध्यान रखा जाए आदरणीय। हाँ, उर्मिला जी, मांडवी, सुकृति और सीता जी। सबसे बड़ी सीता जी से 1 साल छोटी है उर्मिला जी। फिर मांडवी और सुकृति सभी नाग लक्ष्मी का अवतार है। और शंख चक्र उनको बोल सकते हो आप, कि जब भी लक्ष्मी आती है, आई मीन विष्णु होते हैं, वो बिना लक्ष्मी के नहीं आते। तो विष्णु के जो अवतार राम और उनके छोटे भाई बलराम, लक्ष्मण, वो शेषनाग के इनकारनेशन है। आप सभी को पता है कि निंद्रा देवी प्रसन्न हुई जब वो 14 वन का वनवास उनको मिला। पर उससे पहले ये शादी क्यों हुई, कैसे हुई, थोड़ा उसमें बात कर लेंगे। कि नारी शक्ति में मुझे ये बात बतानी है कि कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, सबसे जो जेन्यून आप बोल सकते हो कि पवित्र आत्मा कौशल्या थी। कौशल्या का स्वभाव था देना। कैकेयी जी अपने स्वभाव से भी अच्छी थी, सब संप था तब तक ठीक था। जब मंथरा की बात आती है तो त्रेता युग से ही कहीं ना कहीं वो भड़क शुरू हो गई थी कि सतयुग की जो स्थिति थी वो डामाडोल होना शुरू हो गया था। और त्रेता युग में जो नारियां थी वो एक दूसरों की ईर्ष्या करना शुरू किए थे, हम ऐसा कंक्लूजन ला सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे उर्मिला जी जो लक्ष्मण की शादी हुई, उसमें भी एक लेजेंडरी स्टोरी है। जब राम की स्वयंवर के लिए सीता जी को चुना गया और जब बात आती है लक्ष्मण जी की, तो वशिष्ठ गुरु ने बोला कि भरत बड़े हैं तो उनकी शादी के लिए, तो तुरंत ही जनक ने बोला कि भाई लक्ष्मण से उर्मिला का ब्याह होगा, फिर भरत जी का वो सुकृति से होगा, मांडवी से होगा, मंडाली सॉरी मांडवी, यस, और शत्रुघ्न जी का हाँ सुकृति से होगा। तो चारों के विवाह इस तरह हुए। बट यहाँ पे बहुत कम लोग जानते कि नारी शक्ति का प्राधान्य क्यों है।
जब लक्ष्मण जी को निंद्रा देवी वनवास के दौरान आई और उन्होंने बोला कि ही कैन नॉट बी अवेकन, तो लक्ष्मण जी ने बोला कि मुझे 24 घंटे अवेकन रहना है, तो निंद्रा देवी जी आपको किसको दिया जाए, मुझे सतर्क रहना है सीता और राम की सेवा में। तो 14 वर्ष निंद्रा देवी कहाँ जाएगी, उनके बाग में आई थी। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि आप उर्मिला के पास चले जाओ। 14 साल उर्मिला जी सोए हैं और इस तरीके से उन्होंने सतर्क भी रहना था, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। शक्ति की बात आती है, उर्मिला जी के सेक्रीफाइस को कोई नहीं जानता है, उन्होंने वो निंद्रा देवी को प्रसन्न कर लिया। इस तरीके से वो निंद्रा की देवी मानी जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि निंद्रा की देवी है वो लक्ष्मण जी की पत्नी। लीना जी, बहुत अच्छा वक्तव्य लग रहा है आपका, सुनते जाओ, इच्छा हो रही है, पर समय सीमा बहुत और 5 मिनट में मुझे बोलना है कि त्रेता युग की नारियां। 5 मिनट नहीं, मात्र 30 सेकंड में आप प्लीज। ओके, सो आई विश यही महिलाएं जो अपने पुरुषों को उस वक्त पे अपने शौर्य को और अपने सेक्रीफाइस को आगे करने के लिए, और लक्ष्मण जी को पहले ही पसंद थी उर्मिला जी, पर वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी ड्यूटीज के, उनकी फर्ज के बीच में वो आना नहीं चाहते थे। तो लक्ष्मण जी को उन्होंने वादा किया। फिर लक्ष्मण जी को वो प्रीत हुई और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी वो जो इच्छा है कि आप मेरी जो भाइयों की जो फर्ज यात्रा है उसमें आप बीच में नहीं आएंगी, उस तरीके से उन्होंने उर्मिला से शादी की। और फिर ये जो नारियां है, कैकेयी और मंथरा की, और लास्ट में आखिरी बात, मंथरा ने कान भंभेरनी बोलते उसको, कान चढ़ाए अपनी कैकेयी रानी के, और उस तरीके से उनको 14 वर्ष का वनवास दिया। तो यहाँ पे ईर्ष्या मुख्य है, ईर्ष्या तत्व प्रबल हुआ त्रेता युग में। नारियों में पहले सतयुग में सत्व था, फिर नारियां बदलती गई, और वो स्थिति में त्रेता में कहीं ना कहीं उनको रियलाइज भी होता है पीछे से कि उन्होंने गलत किया था, बट तब तक बहुत समय बीत चुका था, दशरथ जी चले गए थे। सो यहाँ पे कंक्लूजन इज दैट त्रेता युग की नारियां हमें एक तरफ फर्ज निभाना भी सिखाती है, और अपने परिवार और संसार के लिए सब कुछ छोड़ना भी सिखाती है, और तीसरी तरफ हमें नेगेटिव इमोशंस को नहीं डालना है, वो भी सिखाती है। सो आई होप दैट दिस वर्ड्स आर रियली अमेजिंग। बहुत सुंदर लीना जी, Amazing for sharing. Thank you so much. I tried well to. छोटी उम्र में आपने वेद पुराणों का जितना अध्ययन किया है, ये नमन के योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वास्तव में त्रेता युग के नारियों से हमने फर्ज भी सीखा है, और कर्ज कैसे उतारते हैं ये भी सीखा है, और कान भरकर कैसे हम पूरे राजपाट को हिला सकते हैं ये भी सीखा है। तो काफी कुछ हम लोगों ने त्रेता युग से सीखा। बहुत सुंदर। माया जी, लीना जी, आपने इतना सुंदर युग चुना था, और इतने अच्छे ढंग से आपने हमें हम सबको बताया कि हम सब आपके बहुत मुरीद हो गए। बहुत सचमुच में वो उसको इतने शॉर्ट में कहना, वो आपने आज कमाल किया है। तो इसके लिए आप बहुत ही बधाई की पात्र हैं। धन्यवाद। कीप ब्लेसिंग ऑल ऑफ यू। इसके बाद मैं आपके समक्ष बिंदु प्रसाद जी को बुलाना चाहती हूँ। रिधिमा, बिंदु प्रसाद रिधिमा जी लिखती है शायद। तो आप एक कवयित्री भी हैं, समाज कार्य भी करती हैं। आप रांची झारखंड से की रहने वाली हैं, और यहाँ पर आप वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में हम सब को बताएंगी। तो वो आपका स्वागत है। आइए बिंदु जी। मेरी सभी सत्यों से गुजारिश है कि आप 4 मिनट का समय लें और अपने वक्तव्य को पूरा करें, ताकि फिर अगली बार मैंने अगले राउंड में जब कोई चर्चा हो तो फिर आपको कुछ समय दिया जा सके ना। फिर आप काफी लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। यूं तो यह विषय ऐसा है और उस पर से नारियों को बोलने दिया जा रहा है, तो इसका कोई अंत नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ समय सीमा का ध्यान भी हम जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु जी। जी, सबको नमस्कार करती हूँ। मातृशक्ति, महिला शक्ति, और सबको जोहार करती हूँ। रांची झारखंड से हूँ। मैंने अभी मंजू जी को सुना, माया जी को सुना और लीना जी को सुना। मैं समय सीमा का ध्यान रखना चाहूंगी।
एक दोहे से शुरू करती हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यते, ये तो सभी ने, हम लोगों ने पढ़ा। एक दोहे से शुरू करना चाहती हूँ। नारी लक्ष्मी शारदा दुर्गा का भी रूप, आदिकाल से दुख हरे आधुनिक स्वरूप। बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। थोड़ी सी परिचय मैं वैदिक काल की दूंगी। ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 500 ईस्वी तक, मतलब आज से 3000 वर्ष पूर्व के काल को, जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो पहली सभ्यता थी, उसके पहले और वैदिक काल के बाद कौरव, पांचाल, राजवंश, विदेह, इस काल को, ये सिंधु घाटी और कौरव पांडवों के बीच के काल को वैदिक काल में आया है। इस कालखंड को लोहा युग भी कहते हैं। अब मैं कुछ बिंदुओं पर महिलाओं की स्थिति, नारी का बदलता परिवेश, इसके मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। वेदों में महिलाओं का महत्व, मैं सिर्फ महिलाओं की बात करूंगी उस काल की। समाज में महिलाओं की स्थिति, स्त्रियों की शिक्षा, विवाह के संदर्भ में महिलाएं, पुनः विवाह, रोजगार, पर्दा प्रथा, सार्वजनिक जीवन में महिला, संपत्ति का अधिकार और महिलाओं की स्थिति में प्रासंगिकता। मैं दो दो लाइन अपने समय सीमा के अंदर जितनी भी पढ़ सकी हूँ, जान सकी हूँ, आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। वेदों में महिला वैदिक काल अभी तक, आधुनिक आज तक में सबसे सशक्त और सबसे सम्मानजनक स्थिति में महिलाएं थी, और लोग अभी भी उस स्थिति को पाने के लिए अभी भी हम 100% महिलाएं उस स्थिति में अभी तक नहीं है, जबकि कोशिश जारी है। ऋग्वेद, वेद में 4 वेद लिखे गए थे। ऋग्वेद के अनेकों मंडल हैं, उसमें अनेकों सूक्तियां हैं, उसमें अनेक संरचनाएं हैं। उसमें आप ये समझिए इतनी शिक्षित महिलाएं थी। ब्रह्मवादिनी उन महिलाओं को कहा जाता था जो स्नातक होती थी और जीवन में अविवाहित रह तपस्या का आनंद कर वेद की रचना करती थी। और उन महिलाओं में ब्रह्मवादिनी ममता, जिन्होंने अग्नि के निमित्त जितनी भी रचनाएं आज तक है उन्होंने लिखी। अपला, संस्कार, उपनयन संस्कार, शादी संस्कार, 6 संस्कारों के बारे में उन्होंने लिखा। घोषा, ब्रह्मचारिणी करते, उस समय देवदासियां हुआ करती थी, ब्रह्मचारिणियों का जीवन कैसा हो इसके बारे में ये सब ऋग्वेद में उन्होंने लिखा है। सूर्या, विवाह के समय की स्त्रियों की शुभकामनाओं के लिए उन्होंने रचना लिखी है। वक्र, भगवती देवी का सूतक लिखा है। आप समझ सकती हैं कितनी ज्ञानी थी उस समय की महिला, और हमारा समाज उनको आगे बढ़ाने के लिए कितना आगे बढ़ाया कि उनकी आज भी देवी सूतक रचनाएं। और इवन एक चीज, जैसा अभी आपने सबने कहा कि उपनिषद में लिखा गया है, वक्रवती गार्गी ने याज्ञवल्क्य से यज्ञ शास्त्रार्थ किया था। तो दूसरी बात, यज्ञोपवीत की पत्नी मैत्रेयी ने जीवन की दशा और भौतिक दशा का विश्लेषण किया, जिसका विवरण हमारे नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक में किया है। आप समझ सकते हैं वो इतिहास चलता चलता आधुनिक काल तक में भी हम लोगों के पास आया है। ये तो हुई हमारी महिलाओं का महत्व। समाज की स्थिति में सम्मानजनक स्थिति थी, मुख्यतः बच्चों का पालन गृहस्थी था। अतिरिक्त समय में वो सूत काटती थी। ये खुदाई में उनकी कतलियां मिली हैं जिस पर हम लोग सूत काटते हैं। पर्दा प्रथा बिल्कुल भी नहीं था। पर्दा प्रथा लड़कियों को पुत्र की तरह उपनयन, जनेऊ का अधिकार था, जो अभी भी नहीं है। वाह, जनेऊ, जी, ये तो बहुत नई बात लगी मुझे, बहुत नई बात लगी।
जी, अब सारे जितने भी मैंने पढ़े, 2 दिन से मैं पढ़ रही हूँ, जितने भी सब में उपनयन का पुत्रियों का अधिकार था। दुल्हन जब आती थी तो बैठक में उनको बोलने का अधिकार दिया जाता था मुक्त रूप से, वाह। जो कि अब धीरे-धीरे हम लोग स्टेज पर दुल्हन को बैठाते हैं, उनसे बुलवाते हैं। मतलब उस समय से ये चल रहा था। 3 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। चौथी में वैदिक काल में विवाह। वैदिक काल का विवाह आप समझिए, हमारा विवाह कार्य बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान है। ये आज से नहीं, ये पुराने समय से भारतीय हिंदू संस्कृति से चल रहा है। अब आप समझिए, कन्या पक्ष कन्या दान करते हैं और याचक करता कौन है? वर पक्ष। हमेशा दान करने वाला अपर हैंड होता है, बड़ा हैंड होता है। इसलिए स्त्रियों का महत्व समझिए, उस समय से वर पक्ष लड़कियां ऊपर हैं और वर पक्ष नीचे हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा, अर्धनारीश्वर का रूप। जी, आज बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ जी, बोलिए। अर्धनारीश्वर का रूप उसी समय से आया था, जो कि जिनको कि हम लोग पर्याय में शिव कहते हैं। शिव हम आप और समाज के सारे लोग हैं, शिव सब जगह है। अर्धनारीश्वर में दोनों को समान अधिकार मिले थे। अब वैदिक काल में कोई कुरीतियां नहीं थी, पुरुष और स्त्री दोनों शिक्षित थे। कुछ स्त्रियां इतनी पढ़ी लिखी होती थी, स्नातक होती थी, और वह विवाह नहीं करती थी। वह विवाह नहीं करती थी, उनको ब्रह्मवादिनी करते थे, और जो विवाह कर जीवन यापन करती थी उनको सद्योदवाह कहते थे। अब व्यस्त होने पर विवाह, व्यस्त होने पर ही बाल विवाह बिल्कुल नहीं था। ये वैदिक काल के बाद बाल विवाह आई, जिसके कारण लड़कियों की शिक्षा हैम्पर हो गई, शिक्षा नहीं कर पाए, और जितनी कुरीतियां, क्योंकि एक शिक्षित होने के बाद में बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो जाती हैं। अंतरजातीय विवाह के भी उल्लेख मिले हैं इसमें। सतपथ ब्राह्मण ने, आर्यपुत्र थे, उन्होंने शूद्र नारी के साथ संबंध बनाए थे और उनको मान्यता मिली थी। समाज में उच्च स्थान रखने वाले पुरुष, धनी पुरुष बहुपत्नी रखते थे। स्वयंवर की प्रथा उसके बाद शुरुआत हुई थी। अब इसके एक दूसरा पक्ष, 5वें पक्ष में मैं पुनः विवाह पर आती हूँ। पुनः विवाह इसलिए भी शुरू हुआ क्योंकि संपत्ति, जो शादी नहीं करते थे वो भाई बहन में संपत्ति का बंटवारा हो सकता था, पर जो विधवा स्त्री थी वो संपत्ति की हकदार नहीं बन सकती थी। अगर संतान हो तब संपत्ति की अधिकार रख सकती थी। तो उस समय एक नियोग का मतलब था। नियोग का मतलब किसी विधवा को पति के भाई या करीबी रिश्ते के साथ रहकर संतान धर्म की अनुमति थी और वो संपत्ति को अपने पास रख सकती थी। अच्छा। दूसरे अगले पॉइंट पर हम जाते हैं। तो सार्वजनिक जीवन काल में महिलाओं को यज्ञ करने का पूरा अधिकार था, जो आज भी महिला पंडित हमें खोजने से भी शहरों में नहीं मिलते हैं। और कुछ यज्ञ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही करती थी, जैसे सीता यज्ञ, यह अच्छी फसल के लिए किया जाता था। रुद्रप्रयाग यज्ञ लड़कियों की शादियों में शुभकामनाएं देने के लिए की जाती थी। रुद्रवली यज्ञ पशुओं की सुरक्षा और समृद्धि के लिए की जाती थी। महिलाएं युद्ध मैदान में शिक्षण के लिए भी जाती थी। इसका उदाहरण रामायण में भी देखने को मिलता है। दशरथ जी के साथ कैकेयी युद्ध मैदान में गई थी और युद्ध कला की शिक्षण के लिए गई थी। लड़कियों को अपना पति चुनने का अधिकार था। वेद पुरुष और अधिकार था। अब मैं छोटे से निष्कर्ष पर आती हूँ। ऐसे ये निष्कर्ष सारे प्रोग्राम के बाद किस काल की महिलाएं ज्यादा स्ट्रांग थी, क्या उसकी कुरीति थी, पर एक छोटी सी बात में वैदिक काल के स्त्री की शिक्षा का अनुपात अभी भी आधुनिक काल में अधूरा है।
महिलाएं हर क्षेत्र में ऋग्वेद और उपनिषद में जो भी वर्णित है उनको हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिली हुई थी। वैदिक काल के बाद धर्मसूत्रों ने जब से बाल विवाह का प्रचलन समाज में डाला, हमारे यहाँ स्त्रियों की शिक्षा, विकास, प्रगति सबका ह्रास होने लगा। हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में बहुत अच्छी थी और हम कामना करते हैं कि वैदिक काल का जैसा ही हमारा आधुनिक काल में हम महिलाओं की स्थिति आ जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा बहुत 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 बढ़िया, सुंदर, बहुत ही बहुत बढ़िया और बहुत ही विस्तृत चार जानकारी दी गर्मी आपने। बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। काल को हर बहुत पक्ष को खूबसूरती से वर्णन किया है। ये आपके जो लिए जानकारी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जो लीना जी ने जानकारी दी, जो आपने जानकारी दी, ये बिना अध्ययन के, बिना ज्ञान के ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और क्योंकि नहीं, और एक तारतम्य में तुमने सुनाया, वो कसा हुआ था, ऐसा नहीं कि बिखरा था। जो भी तुम्हारा लेख था तुमने उसको छोटा बिल्कुल किया, बिल्कुल तो बिल्कुल, पूरे बहुत तारतम्य तरीके से से, पूरी बहुत बात सुंदर, रखी बहुत गई। ये अच्छी बढ़िया। बात है। धन्यवाद सीमा जी, धन्यवाद। हमारी आप सभी बच्चियों का को धन्यवाद। कई ऐसी चीजें भी पता चली हैं। याद रखे और हम सबका ज्ञान भी बढ़ाया, क्योंकि कई बातें हम लोगों को भी नहीं मालूम थी, जो कि आपके द्वारा आज हमें पता हुई। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये कामना भी कर रहे हैं कि वैसा ही युग फिर से आए। तो कितनी अच्छी बात है कि ये हम सभी चाहेंगे कि वो युग फिर से लौट कर आए, ताकि हम लोग भी वैसे ही स्ट्रांग बने और वैसे ही। तो अब मैं आपके सामने बुलाना चाहती हूँ शैली त्रिपाठी जी को, जो कि लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश। आपकी लिखने में रुचि है, कुछ इनके साहित्य प्रकाशित भी हो चुके हैं, मुझे और ये लगता है इन्हीं को 8:30 बजे हटना है ना मंजू जी? अपने आसपास के माहौल से ही बहुत कुछ सीखती हैं और चौपाल में रुचि लेती हैं और अनेक कार्यों में सक्रियता से भाग लेती हैं, और कहती हैं कि चौपाल की गतिविधियों से बहुत प्रभावित है। उन्हें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज भी यहाँ पर हमें मध्ययुगीन की स्थितियों की स्थिति के बारे में बताने आई है। मैं उनका स्वागत करती हूँ, और शैली जी आप आइए और अपने विचार रखिए। स्वागत धन्यवाद करती हूँ माया शैली जी। माइक सब लोग बंद करिए ना बहुत प्लीज। बहुत स्वागत है, शिखा अभिनंदन। जी, शिखा जी आपके पास समय है ना? उनको तो निकलना है, उनके पास समय नहीं है। शिखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट म्यूट में। हैं, आप म्यूट हैं। शिखा जी आप म्यूट हो। शैली जी के बाद बुला ले बस, क्योंकि हाँ जी, मेरा आजकल क्या होता है ना जी, यार, जी। डेडलाइन टाइम है तो टाइम मैं समझ सकती। माया जी, शैली जी के बाद आप शिखा जी को बुला लें, क्योंकि उनका स्कूल का टाइम हो जा रहा है। विदेश में थोड़ा समय का चैलेंज रहता है, हमारे यहाँ से कुछ अलग है। आप म्यूट हैं माया जी, आप म्यूट हैं। माया जी आप म्यूट हैं। आज का विषय ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप लेना है, इसीलिए मैं, नहीं तो मैं आपको पहले ही बुला लेती। जी जी, कोई बात नहीं है, अभी बुला लेंगे इसके बाद। अभी बुला दूंगी। हाँ जी, ठीक हाँ है। शैली जी आपका आप स्वागत सभी है। का स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी और मंजू जी, और मंजू जी की परिकल्पना और संकल्पना, ये वसुधैव कुटुंबकम अंतर्राष्ट्रीय मंच वास्तव में विचारोत्तेजक विषय देता है। और आज के विषय में ज्यादा इधर उधर ना करके हम सीधे विषय पे आते हैं, क्योंकि समय कम है और कहने को बहुत कुछ है। कहने को मध्यकाल, मध्यकाल जो है उसे हम ये कह सकते हैं कि इससे के दृष्टिकोण से ये सबसे बुरा काल रहा। वो काल बीत गया जब मंडन मिश्र की पत्नी भारती शंकराचार्य के साथ बैठकर निर्णायक की भूमिका में वहां पर उपस्थित होती हैं और शंकराचार्य से स्वयं काम सूत्र पे प्रश्न करती हैं। वो काल बीत गया। उसके बाद शुरू हुआ मध्यकाल। मध्यकाल के समय सीमा को लेके कुछ मत वैभिन्न है। कुछ विद्वान इसे 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानते हैं, और कुछ इसे 10वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक मानते हैं। वास्तव में मध्यकाल तब शुरू हुआ जब
हमारे यहाँ इस्लाम मतलब मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण करना शुरू किया फारस से, और तुर्क अफगानिस्तान से आक्रमणकारी भारत की सीमाओं में प्रवेश करने लगे। और इससे बुरा रूप हुआ 1192 में पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी से। और वास्तव में इस काल के बाद ही महिलाओं के लिए, जो मध्यकाल कहा जाता है, यूं तो सभी के लिए बुरा था, भारत के ही लिए बुरा था, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से बुरा था, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम आक्रांता थे, तो स्त्री जो है वो समाज का सबसे कोमल अंग है, प्रजनन करती है, मतलब मनुष्य के जीवन के लिए वो आधार है, लेकिन उसके साथ बलात्कार करना, उसका अपहरण कर लेना या दासियों की तरह उपयोग करना, ये सारी चीजें भी स्त्री के साथ होती हैं। तो मुस्लिम आक्रांताओं ने वास्तव में भारतीय परंपराएं जो थी उनको तहस नहस कर दिया। भारतीय परंपरा थी कि स्त्रियां शिक्षित होती थी, उनको अपना पति चुनने का अधिकार था। स्वयंवर हमने सुना है, स्वयंवर यानी स्वयं वर को चुनने की आजादी। इसके अलावा वयस्क उम्र पे विवाह होते थे, क्योंकि उस समय ब्रह्मचर्य जो होता था 25 वर्ष का होता था। लोग जब शिक्षा लेते थे तो मानिए बात है 25 साल के युवक के साथ बालिका को नहीं ब्याह जाएगा। लेकिन जब ये मुस्लिम आक्रांता आए और इन्होंने इस तरह से महिलाओं को पीड़ित करना शुरू किया, तो पहले हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। अब उस नाम के 10वीं शताब्दी के एक लेखक ने लिखा है कि उस समय राज दरबार में विदेशी अतिथियों के भी सामने स्त्रियां जो दरबार में रहती थी, रानियां या और पदों पे, वो लोग पर्दा करके नहीं आती थी। लेकिन जब आक्रांताओं ने लोगों का अपहरण करना, रूप पे देख लिया तो उठा ले गए, बलात्कार किया, तो स्त्रियों को पर्दा डालना शुरू किया, उनको घरों में रहने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी सुरक्षा के लिए बाल विवाह शुरू हुए कि जल्दी से शादी कर दो, कोई एक योग्य पुरुष ले जाएगा। तो अनिविन विवाह शुरू हुए, यानी कि छोटी सी लड़की और युवक, आदमी ज्यादा उम्र का, उससे क्या हुआ कि बाल विधवाएं होनी शुरू हुई। इसके बाद भी जो विधवा होती थी या जिसका पति युद्ध में मर जाता था, उसके लिए ये होता था कि हमेशा विजेता जो होते हैं वो युद्ध के बाद हर ही विजित देश में गलत काम करते हैं। लेकिन ये जो बाहरी मुस्लिम आक्रांता थे, ये लोग बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, और बलात्कार उसमें से एक था। बलात्कार के अलावा मतलब सार्वजनिक रूप से, तो बेहद दयनीय और दर्दनाक स्थिति थी। उससे क्या हुआ कि स्त्रियों ने जौहर शुरू किया सामूहिक रूप से। जब पति लोग युद्ध में जाते थे और अगर परास्त होने की खबर आती थी तो वो लोग जौहर कर लेती थी। जौहर के अलावा ये हुआ कि जो बाल विधवा होती थी, तो बाल विधवा मानसिक भी और मतलब शारीरिक रूप से दोनों का शोषण परिवार में भी होता था। तो स्त्रियों ने कुछ ने स्वेच्छा से की बात की, ये स्थिति इतनी बुरी होगी, तो वो पतियों के साथ अपने आप चिता में जल के मर जाती थी, जिससे सती प्रथा शुरू हुई। तो मतलब महिलाओं को अपना सत्व बचाने के लिए, स्त्रीत्व बचाने के लिए मृत्यु का वरण करना पड़ रहा था। और जो इसलिए ऐसा नहीं कर पा रही थी, उनके साथ विभिन्न तरीकों के अपराध, ज्यादतियां होती थी। और हम ये नहीं कहते कि केवल आक्रांताओं ने किया, समाज बिगड़ा। तो समाज बिगड़ने के साथ, और ये मध्यकाल हम कहते हैं राजपूत वंश शुरू हुआ, तो राजपूतों में बहुपत्नी प्रथा चलने लगी, और वहां की ड्योढ़ियां, राजपूतों की ड्योढ़ियां बदनाम हैं उसी तरह से जैसे मुगलों के हरम बदनाम हैं। वहां पर स्त्रियों की स्थिति बहुत बुरी होती थी। उस काल के लेखकों ने ड्योढ़ियों की बहुत बातें की हैं, या हमारे भी देश के लिए, या एक तरह से कहा जाए कि हिंदुओं के लिए
एक शर्म की स्थिति है। इसके अलावा देवदासियां और जो उस समय तक मुस्लिम लोग आ चुके थे तो उनके यहाँ शाही नर्तकियां होती थीं। तो देवदासियां और मुस्लिम नर्तकियां मतलब शाही नर्तकियां, इनकी स्थिति भी एक तरह से कहा जाए वेश्याओं ऐसी होती थी। उनका मानसिक और यौन शोषण होता था। इसके अलावा स्त्रियों के स्थिति ये थी कि जब पढ़ाई नहीं हो रही है और उनकी कम उम्र में शादी हो जा रही है तो आगे की पीढ़ी की शिक्षा के लिए भी समस्या आती थी, क्योंकि महिलाएं खुद सशक्त नहीं रह गई थी तो आगामी पीढ़ी को वो किस तरह से सशक्त बनेगी। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम रेखांकित कर सकते हैं कि स्त्रियों ने एकदम हार नहीं मानी थी। कुछ जगहों पे हम कुछ ऐसी भी स्त्रियां हैं जिन्होंने उस काल में भी काफी काम किए, जिसमें उड़ीसा की वाकाटक वंश की प्रभावती गुप्त नाम की रानी ने राजमाता के रूप में 13 वर्षों तक राज्य कार्य किया। कश्मीर की रानी दिद्दा ने 50 वर्षों तक राज्य संभाला। और शिवाजी की माता जीजाबाई के बारे में सभी लोग जानते होंगे। उनको क्वीन रीजेंट कहते थे। उन्होंने शासन की और सारी चीजों में बहुत हाथ बटाया। तो स्त्रियों की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। मतलब कुछ आशा की किरणें भी थी। जब भक्ति काल आया तो भक्ति काल में मीराबाई का नाम सबसे प्रमुख है। भक्ति काल ने स्त्रियों की स्थिति को ऊपर करने या उसके लिए सहायता करने के लिए बहुत काम किया। उसके अलावा सिख गुरु नानक देव जी ने भी स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने का प्रयत्न किया। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल जहाँ पर एक अंधेरा काल था, लेकिन उसमें कुछ स्थितियां ये भी थी कि जहाँ स्त्रियों ने अपने अस्तित्व को, अपने पहचान को और अपनी अस्मिता को बनाए रखा। इस काल में भी स्त्रियों ने, रानियों ने, इवन दासियों ने प्राकृत और संस्कृत में अच्छी रचनाएं की, काव्य की रचनाएं की। और संगीत में, चित्रकला में और काव्य लेखन में स्त्रियों ने काफी काम किया। तो मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति खराब होते हुए भी जो स्त्रियों का अपना सत्व है कि वो जीवन की संचालिका हैं, मनुष्य जाति की जन्मदात्री हैं, तो अपने अस्मिता को पूरी तरह से नहीं खोया था। लेकिन हाँ, एक गहरा अंधेरा, एक ग्रहण लगा था जो धीरे धीरे करके आगे के काल में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, वो पूरी तरह से एक आंदोलन बन गया। और उसके बाद ब्रिटिश काल से धीरे धीरे स्त्रियों की दशा में सुधार होने लगा। इसी के साथ मैं सोचती हूँ कि मैंने काफी समय ले लिया। आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आभार मनु बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, जी, बहुत जी, सुंदर बहुत साली जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया से मध्यकालीन के भी बताया, विषय में जितना कुछ आपने बताया, सब बहुत सखियों का सुंदर। ज्ञान बढ़ा हुआ है। बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया। और आपने जो दोनों पहलुओं का बताया कि भाई इतनी खराब स्थिति होते हुए भी कई स्त्रियों ने अपने आप को संभाला और अच्छा काम करने की भी अपनी वो दिखाई। तो इतने अच्छे पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला, बहुत अच्छा लगा। और आज का विषय जो है और जो भी आप बोल रही हैं सब, ये सब ने अध्ययन किया हुआ है। आज का गप मारने वाला विषय नहीं है। इसलिए मैं सब विदुषियों को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे अपने विचार रखे और हम सबका ज्ञान भी बढ़ रहा है। बहुत अच्छा मुझे आज लग रहा है। माया इसके जी, बाद आज चौपाल में सब विदुषी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, तो सच में चाय पानी भी चौपाल में नाश्ते के साथ होना चाहिए। होना चाहिए था, सच में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे शिखा जी तो नजर नहीं आ रही हैं, चली गई क्या? क्योंकि अब मुझे
उनको ही आमंत्रित करना था। शिखा जी, और मेरा वीडियो भी ऑन है और मैं म्यूट भी नहीं हूँ। अच्छा नहीं, आप अभी नजर नहीं आ रही थी इसीलिए मैंने कहा। ठीक है, कोई तो बात अब मैं आप सबके समक्ष शिखा पोरवाल जी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आप विदेश से हमसे जुड़ी हैं, आपको साहित्य में अत्यधिक रुचि है, हर कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपना सहयोग देती हैं, और आप आज इस चर्चा में मध्ययुगीन काल के बाद अंग्रेजों के राज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी उसकी जानकारी हम सबको देंगी। तो स्वागत है शिखा जी आपका, और आप अपने विचार रख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद माया। स्वागत है शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और माया दी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी दे रही हैं। बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा मुझे वसुधैव कुटुंबकम में जुड़कर ऐसा लगता है कि ये जैसे मेरा अपने घर का कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को 5 मिनट के बाद मैं जुड़ती हूँ। आप किसी और को बुला ले, क्योंकि मेरा स्कूल का एक बच्चा आ गया है। सॉरी। ठीक है, अच्छा। कोई बात ओके, ठीक है बानी जी। तो अभी शिखा पोरवाल जी को कोई व्यस्तता आ गई है, तो अभी हम रूना रश्मि जी को यहाँ बुलाना चाहेंगे, कि क्योंकि उन्हें भी मध्यकालीन युग की स्थिति पर ही अपने विचार रखने थे। चूंकि शिखा जी जल्दी में थी इसलिए उन्हें पहले बुला लिया था, और अभी मैं बुला रही हूँ रूना रश्मि दीप्त जी को। स्वागत करती हूँ रूना जी, जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है रूना जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हार्दिक सॉरी, आभार माया जी, मैंने अपना सुनिए, परिचय आपके इस पे पर्सनल पे भेज दिया था उसी समय, शायद क्या आपने हुआ अभी तक था, देखा नहीं था। मैं यहाँ जुड़ गई थी तो मैं वापस नहीं जा सकी, तो प्लीज हाँ। आप मुझे बता दीजिए थोड़ा अपने बारे में। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मुझे आपकी जानकारी समय पहले नहीं मिली, इसलिए मैं नहीं बता सकी। तो हाँ, आप रूना ही जी आप कहाँ से हैं? रूना जी आप कहाँ से हैं? हैं, क्या है अपने मैं बारे में। अभी तो फिलहाल दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में रहती हूँ। जी, और आप क्या करते हो? मैं तो गृहिणी हूँ, एक साहित्य सेवी हूँ। मेरी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं, 3 काव्य संग्रह, प्रथम रश्मि, भाव प्रसून, और अभी अभी मेरी अभिशप्ता एक खंड काव्य प्रकाशित हुई है। और अनेकों 20 से भी अधिक 20-25 साझा संकलन में मैंने भाग लिया है, उसमें मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अभी अभी प्रकाशित हुई श्री साहित्य कुंज संस्था से प्रकाशित हुई एक साझा संकलन नटखट बचपन में मैं सह संपादक रही हूँ। और अभी फिलहाल दोहा मैं महिला मल्लिका है काव्य ये। मंच पश्चिम रांची जिला ये इकाई की अध्यक्ष भी हूँ। ये दोहा मल्लिका है। बहुत सुंदर लिखती है, बहुत प्राइज मिला इनको। वाह, बहुत दोहा आप बहुत लोगों अच्छा का लिखती प्यार है, है। सीमा जी ऐसे ही स्नेह बरसता रहे सभी का, अच्छा बहुत लगता खूब, है। बहुत ये खूब, बहुत खूब। और इतनी दूर वसुदेव आकर आप लोगों से बस कुटुंबकम ऑनलाइन ही मिलना हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है सभी से मिलके। और वसुधैव कुटुंबकम की जो ये प्रक्रिया है, पहली बार मैं चौपाल में आई हूँ। इससे पहले भी मंजू जी ने मुझे 1-2 बार आग्रह किया था, पर मैं नहीं आ सकी, कुछ व्यवस्था। ये बहुत, आज तो मैं शामिल हुई तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत चूक रही थी जब भी नहीं आ रही थी तो। और ये आपका बहुत ही अच्छा प्रयास है, इस तरह से चर्चाएं होनी चाहिए। और मैं सीधे अब विषय पे आती हूँ, ज्यादा समय नहीं है, मध्यकाल पे बोलना है अभी अभी तो। शिखा जी आप अनम्यूट होइए, क्या बोल रही हैं आप? शिखा जी अनम्यूट होइए प्लीज। मैं प्लीज पहले मैं बोल दूं, यदि आप माइंड नहीं करें तो। जी रश्मि जी, रश्मि जी, मैं ये आपने रश्मि जी से लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने उन्हें बुला लिया था। रश्मि जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी कि पहले मैं बोल लूं, क्या मेरा स्कूल शुरू हो गया है तो और बच्चे आने लगेंगे। कोई बात नहीं, आप स्कूल में हैं तो इसलिए आप बोल लीजिए पहले, यही बाद ही में यही तो अपने विचार महिलाओं का व्यक्त करूंगी। बड़प्पन है, और यही सुबह तो के युगों 8:30 युगों से चली आ रही हमारी विशेषताएं हैं कि हम हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत शिखा जी, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ कि यदि हम इतिहास को खंगालें तो पहला अंग्रेज पहली बार 1608 में सूरत में भारतीय क्षेत्र में उतरा था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना करने के लिए,
और वो वहां से शुरू होके 200 साल तक भारत में रहे। और उसके साथ में वहां पर बहुत दयनीय स्थिति थी उनके शासनकाल में महिलाओं की। वो राजनीतिक उसमें भी हिस्सा नहीं ले पाती थी। हम यदि देखें तो कुछ है अपवाद, जैसे कि अभी नाम लिया था उन्होंने, लक्ष्मीबाई, भीकाजी, अहिल्याबाई, ये सारे नाम है, पर वो हम उंगलियों पर ही गिन सकते हैं, उतने नाम है। बहुत ज्यादा नारी की स्थिति उसमें ठीक नहीं थी। और उसके साथ में पुरुष भी उन्हीं के गुलाम थे, पुरुषों को भी उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता था। और नारी को सिर्फ घर में चौका चूल्हा संभालना, यही उसकी स्थिति थी। स्कूल जाना वर्जित था उनके लिए कई हद तक स्कूलों में भी प्रवेश नहीं था। और उसी के साथ में मैं ये भी बोलूंगी कि ब्रिटिश काल में ये प्रथाएं जो थी, बाल विवाह, दहेज प्रथा और इन सब का भी चलन वहां था। तो उसके कारण न तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति में से अधिकार मिलता था पिता की, और न अपने पति की उसमें से भी उसको अधिकार नहीं थे। और आप सभी को जैसे पता होगा कि पहली बार महिलाओं को वोट डालने के लिए 1919 में पहली बार महिलाओं ने वोट डाले। उसके पहले महिलाओं को वोट डालने की भी अनुमति नहीं थी। तो हम समझ सकते हैं उसी से कि महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय थी। और उसी के साथ में मतलब महिलाओं ने भी अपनी स्थिति से घुटने टेक कर और उसी में वो उसी तरीके से काम करने लगी थी। पर उसके बाद में झांसी की रानी और भीकाजी और ऐसी महिलाएं, और उन्होंने जागरूक किया दूसरी महिलाओं को भी। और ये सारी महिलाएं जो है जागरूक होकर और काफी कुछ फिर करने लगी। और इन्होंने स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए भी फिर आंदोलन छेड़े और काफी उन्होंने किया। और उसके साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि एक अंग्रेज महिला ने ही एक अपनी बुक लिखी है, द क्वींस डॉटर्स इन इंडिया। उस पुस्तक में उस अंग्रेज महिला ने ही बताया है कि भारतीय महिलाओं को जो उनके ब्रिटिश सैनिक आते थे वो अपनी वाइफ को लेकर नहीं आते थे, अकेले आते थे यहाँ पर। तो उनके लिए चकला घर खोला गया था वहां पर। और ये सुनने के लिए बहुत बहुत हमारा दिल आज भी, मैंने जब पढ़ा तब भी मेरा खून खोल गया कि ये स्थिति थी महिलाओं की। और वहां पर यंग लड़कियों को दिया जाता था और उनको उस कैंपस से बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं थी, वो वहीं रहती थी और वहां उनका शोषण होता था और उनका मेडिकल चेकअप होता था, ताकि उनको कोई रोग है तो उनको वहां पर कैद कर दिया जाता था। तो हम यही कह सकते हैं कि अंग्रेजों का काल जो था वो महिलाओं के लिए कोई बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं था, महिलाओं की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं रश्मि जी आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और थैंक यू। बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। बहुत शिखा जी। अच्छा, आपने बहुत आपने अच्छा बहुत वक्तव्य दिया। सुंदर, बहुत अच्छी जानकारियां दी। हम शायद इन जानकारी से अनभिज्ञ थे। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर मिला आपने। धन्यवाद। आपने और इतना मैं माफी चाहूंगी, शॉर्ट में मोबाइल से जुड़ती हूँ अभी फिर से। और मैं अंग्रेजी में कहा जाता है ना, शॉर्ट एंड स्वीट। तो आपने पूरे में गागर में सागर भर दिया। आपने उस समय की पूरी जानकारी बहुत अच्छे से दे दी थोड़े समय में, तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो चकला घर वाली बात आपने बताई, ये सुनकर सच में मतलब बहुत विभत्स सा लगा सुन के। तो ऐसे थे अंग्रेज, हमारा फायदा उठाने ही आए थे। जी बहुत बिल्कुल। टाइम कट गया। और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने कम समय में अपने विचार रखे। मोबाइल और से जुड़ती हूँ इसको बंद करके। बहुत बहुत जी। धन्यवाद मंजू जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रूना रश्मि जी, आपके लिए मैं बहुत सॉरी बोलती हूँ। खेद है मुझे कि आपका नंबर पहले था, पर कुछ कारणवश उन्हें हमें प्राथमिकता देनी पड़ी। जी जी जी, जरूरी है, कोई बात नहीं, हम लोग सब व्यस्त रहते हैं तो ऐसी बातें तो हो ही जाती हैं। आज का विषय ऐसा समय है ना समय कि पर। मुझे स्टेप वाइज चलना है, इसलिए मैं भी नहीं चाह रही थी, मगर उनकी वो हाँ, व्यस्तता
देखकर हाँ, मुझे क्योंकि आज ऐसा है विषय कि इसको तो सिलसिलेवार अब ही आप कहा जाए तो बेहतर होगा, पर कोई बात अब आप नहीं। अपने विचार इससे रखने पहले शैली जी ने भी वही मध्ययुगीन बताया, और जी बात वही है। इससे पहले तो हमने अभी अभी देखा कि सतयुग में नारियों की स्थिति कितनी अच्छी थी, कितना सम्मान था उनका और जो भी जी था। लेकिन वो जैसे जैसे मध्यकाल आगे की तरफ बढ़ते गया, और सबसे दयनीय स्थिति तभी हुई जब हमारे यहाँ मुगलों का आगमन हुआ। उनके आगमन के साथ ही पर्दा प्रथा उनके हिजाब के साथ हमारे में आ गया, और पर्दा प्रथा की भी शुरुआत की हुई। देखिए, जितनी भी बुराइयां उसी समय शुरू हुई, और उसका भी एक सीक्वेंस रहा, रीजन यही रहा, क्योंकि वो आक्रांता जब आए, उन्होंने हमारी लड़कियों पे, बालिकाओं पे बुरी नजर डाली, उनका शोषण करना आरंभ किया, तो उन्हें घर में बिठाकर रखने लगे हम लोग। उस समय की जितने भी जो माता पिता थे, अपनी लड़कियों को, बालिकाओं को घर में रखना आरंभ किया, उन्होंने पर्दे में रखना आरंभ किया। पर्दा प्रथा की शुरुआत उसी तरह से हुई। जब हाँ उन्हें घर में बंद रखा गया तो वो शिक्षा से भी वंचित होने लगी, तो फिर शिक्षा का अधिकार भी उनका जाता रहा। जो इससे पहले समान अधिकार था उन्हें शिक्षा का, वो शिक्षा का अधिकार उनके हाथ से छूट गया। बेटी के माता पिता परेशान होने लगे, इतनी परेशानी हो गई कि कन्या के जन्म पर उन्हें खुशी नहीं अफसोस होने लगा। तो उसी समय से ये भी बात आरंभ हो गई कि कन्या के जन्म को लोग अशुभ मानने लगे। कन्या के जन्म की खुशी महलों में भी, बस हरम में ही खुशियां मनाई जाती थी, जबकि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो पूरे राज दरबार में मिठाइयां बांट के पूरी खुशी से मनाया जाता था। तो इस तरह से शनय शनय कैसे बदलता गया हालात, वो बताते हैं कि जब कन्या का जन्म होता था, उस समय पुत्र के जन्म में पीतल की थाली पीटकर सबको बताया जाता था, और कन्या के जन्म होने पर लोहे का तवा बजाते थे, जो कि जिम्मेदारी का सूचक है कि कन्या का जन्म हुआ है, हमारे सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो उस समय हम लोग, वो लोग कांसे की थाली बजाते थे, जिससे सुर में संगीत निकलता था। ये उनकी भावनाओं को दर्शाता था कि कन्या के जन्म से वो कितने दुखी हो रहे हैं और पुत्र प्राप्ति पे कितने खुश हो रहे हैं। वही धीरे धीरे फिर जल्दी से शादी करके निपट जाओ। कन्या को संभालना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया, मुस्लिम आक्रांताओं से अपनी बेटी की सुरक्षा करने में वो अक्षम होने लगे, तो उन्होंने बाल विवाह आरंभ कर दिया। बाल विवाह की प्रथा भी उसी समय से शुरू हुई। बाल विवाह आरंभ हुआ तो फिर बाल विवाह होने से क्या था कि फिर विधवा भी जल्दी होने लगी। बाल विवाह ऐसा नहीं था कि बराबर के पुरुष से ही विवाह होता था। हाँ, कई बार बालिकाएं होती थी, लेकिन पुरुष तो प्रौढ़ होते थे, बड़े होते थे, युवा होते थे, तो उनसे विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। विधवा को भी सुरक्षित रखना मुश्किल था, तो फिर सती प्रथा आरंभ कर दिया गया कि कौन इनकी रक्षा करे, कौन इनकी देखभाल करे। इस तरह से कुछ तो खुद ही अपनी मर्जी से चिता पे बैठने लगी, और कुछ को उनके घर वाले जबरदस्ती बैठाने लगे कि इनको बाद में कौन संभालेगा। जिसे अंदर में बात यही थी, उसको उन्होंने प्रथा में कन्वर्ट कर दिया कि अब सती प्रथा आरंभ है, जिसके भी तो धीरे धीरे जो पतन का चलते रहा दौर। इस तरह से एक पत्नी व्रत की बात थी, जो सतयुग में राम ने एक पत्नी व्रत लिया था, लेकिन अभी आकर इस समय में एक पत्नी व्रत सिर्फ सामान्य नागरिकों के लिए ही था। सामान्य नागरिक के लिए अभी भी एक पत्नी व्रत का ही प्रचलन था, लेकिन राजमहलों में, राज दरबार में मुगलों के लिए, राजपूत राजाओं के लिए एक से अधिक पत्नी रखने के लिए प्रावधान पूरी तरह से छूट थी उन्हें। सामान्य नागरिक को तभी मिलता था एक पत्नी से अधिक रखने का, जबकि उनकी पत्नी को पूरी तरह से बांझ घोषित कर दिया जाता था कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है इस पत्नी से, तब आप दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन राज दरबार में ऐसा नहीं था। एक पत्नी व्रत भी धीरे धीरे समाप्त होके बहुपत्नी पे चला गया। इस तरह से स्थिति खराब होती गई। ससुराल में भी उनकी स्थिति, सामान्य घरों में भी ऐसी स्थिति थी कि जहां पर बहुओं को बहुत सास के कंट्रोल में रहना पड़ता था, जिस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा भी करनी होती थी, इसलिए भी था। और धीरे धीरे मानसिकता भी बदलती गई। जो समकक्ष हुआ करती थी महिलाएं ही महिलाओं का शोषण उसी समय से उन्होंने आरंभ किया। जो अभी भी हम लोग कहते हैं कि महिलाएं महिलाओं का शोषण करती हैं, तो ये प्रवृत्ति उसी काल से आरंभ हुई। तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी बुराइयां हैं, धीरे धीरे इस मध्यकाल में ही स्थिति बद से बदतर होती गई। लेकिन इतने बदतर स्थिति के बावजूद भी राजनीति में भी महिलाओं का स्थान कहीं कहीं अत्यधिक था। जैसे सामान्य तौर पर तो उन्हें कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाता था, कुछ विशेष परिस्थितियां होती थी। जैसे उत्तराधिकारी अगर कम आयु का है तो उसकी माता या उसकी दादी
उसका राज्य का संचालन कर रही है, तब उनके हाथ में पावर आता था, फिर वो अपना कौशल दिखाती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे महिलाओं में भी जोश बढ़ना धीरे धीरे उत्तरार्ध में धीरे धीरे आरंभ हुआ। उसका एग्जाम्पल हम लोग रजिया सुल्तान और चांद बीबी से देख सकते हैं। रजिया सुल्तान तो सुल्तान बनी ही थी, चांद बीबी अपने अल्पवय शासक की संरक्षिका बन के रही और उन्होंने बहुत नाम कमाए। हम लोग अभी भी उनका उदाहरण देते हैं। फिर अब अगर हम साहित्य में देखें तो भक्ति काल में मीराबाई ने तो अपनी छाप छोड़ी है। देवलानी, रूपमती, चारुमती आदि जो थी, वो सारी महिलाएं भी, उन्होंने भी, उनका भी साहित्य मिलता है पढ़ने को उस समय, उस काल में, जिन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं जो अभी भी अमर है। संस्कृत की विदुषी महिलाएं भी थी, कई महिलाएं संस्कृत के, राम भदवा, तिरुमलंबा एवं रोई मांगी, ये सारी संस्कृत की विदुषी महिलाएं थी। फिर हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं था, फिर धीरे धीरे ऐसा आया कि जब पतन का आरंभ हुआ मुगल का, तो जहांगीर के काल में उसकी पत्नी नूरजहां का ज्यादा चलता था। शासन एक तरह से नूरजहां के हाथ में ही था। धीरे धीरे पुरुष भी पतन के गर्त में गिरने लगे और महिलाएं शासन में आने लगी। लेकिन सामान्य घरों में महिलाओं की स्थिति उसी समय बदतर हुई, जो कि धीरे धीरे वो सामान्य प्रवृत्ति में ही बदल गया। अभी तक हम उसी के लिए संघर्षरत हैं कि हमारी पुरानी वैदिक युग की जो हमारी अस्मिता थी, जो हमारा सम्मान था, उसे हम वापस कैसे प्राप्त करें। उस युग के, मध्य युग के बाद से आधुनिक युग में शनय शनय हम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम उस ओर अग्रसर भी हैं। लेकिन हमारे लिए मध्य युग जो था, नारी जाति के लिए सबसे बुरा युग रहा, जिस समय उसके लिए सामाजिक स्थिति उसकी सबसे बुरी रही, पतन का सबसे अधिक हुआ। धीरे धीरे वो सारी कुप्रथाएं अब हम समाप्त कर रहे हैं। अब हमें सब सहभागिता का अधिकार मिल रहा है, हर ओर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मध्यकाल हमारे लिए सच में एक नाइटमेयर ही था। बिल्कुल ठीक। बहुत सुंदर, सिलसिलेवार ढंग से आपने बताया, बहुत सुंदर। देखिए, बहुत सुंदर रूना जी, बहुत सुंदर। के बारे में शैली जी और आप दोनों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन दोनों के विचारों में ऐसा था कि उन्होंने कुछ अलग जानकारी दी। मतलब काफी पहलुओं को उन्होंने लिया, काफी पहलुओं को आपने बताया। और क्योंकि ये इतना बड़ा युग है कि उसको हम लोग इतने कम समय में समेट रहे हैं, लेकिन पूरी अच्छी जानकारियां आपने दी। और उस युग को याद करो तो सच में आज भी हम क्या बोलते हैं, शहारे उठते, यानी क्या बोलते हैं इसको, रोम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम सहम जाते हैं, सही में सहम जाते हैं कि क्या स्थिति से गुजरी है उस काल की स्त्रियां। वैदिक काल जहाँ हमको इतना स्वाभिमान देता है, मध्य काल वहाँ हमें इतना अच्छा अपमान देता है, बहुत पीड़ा देता है, बहुत पीड़ा देता है जी, बहुत पीड़ा देता है, बहुत अपमान हुआ नारी का। इस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं माया जी। मैं सीमा सिन्हा जी मैत्री को बुलाना चाहती हूँ कि, और आपके बारे में ये बताना चाहती हूँ, पता नहीं गलत तो नहीं, जानकारी थोड़ा सही कर दीजिएगा। आप हिमालयन अपडेट से जुड़ी है और वहाँ संपादिका है, नहीं? अब मैंने छोड़ दिया है, थी मैं, इसीलिए मैंने कहा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात। माया जी, इनका परिचय इनके मुंह से सुन लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ चलिए, क्योंकि मैंने अपने लिखा है तो ऐसा कोई परिचय, बहुत खास कोई परिचय नहीं है। आप पहले तो स्वागत करती हूँ सीमा जी, झारखंड से जोहार भेजती हूँ आपको। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत अच्छा गाती है कि आप बहुत अच्छा गीत गाती हैं, मधुर कंठी हैं, तो गीतों की आप गायिका हैं। सबसे बड़ी खासियत इनकी यही है, बहुत अच्छा गाती है। तो देखिए, जो सबसे खासियत है वो मुझे मालूम है, बाकी का आप बताइए। बाकी बस यही है, मैं गाना लिखती हूँ और गाना कंपोज करती हूँ, खुद गाती हूँ, और मैंने सिनेमा के लिए भी गाना लिखा है और बस उसी पर प्रयास कर रही हूँ लगातार। बहुत सुंदर। तो अब हम विचार लेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है। ऐसा है कि सब लोगों ने बहुत ऑथेंटिक और बहुत कालखंड के हिसाब से बहुत सारी बातों को बताया, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली हम सबको। मैं बताना चाहती हूँ कि
साहित्य में नारी का कैसे कैसे धीरे धीरे बदलाव आया, उस पर कुछ बातें मैं सरल भाषा में बताना चाहती हूँ। साहित्य समाज का दर्पण है। किसी भी काल खंड में अगर आप वहाँ के समाज और वहाँ के परिवेश को जानना का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ के साहित्य को आप उठाइए और आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। नारी की स्थिति और उस समय का समाज और हमारा साहित्य, तीनों के तालमेल से कालखंड का हर कुछ आपके सामने आ जाएगा। स्त्री सदा से ही साहित्य, विशेषतः कविता रूपी प्रोडक्ट के लिए एक कच्चा माल की तरह इस्तेमाल की गई है। ब्लैक बोर्ड पर एक डायग्राम बनाने के लिए जिस तरह से हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, उस तरह से बहुत सारे कवियों ने स्त्रियों को एक डायग्राम के रूप में सामने लाया है। उसके हर अंग पर कहने के लिए कि हम श्रृंगार रच रहे हैं, लेकिन बहुत अभद्र तरीके से और अच्छे तरीके से भी उनके विशेष अंगों पर विशेष तरह की रचनाएं की गई हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। 75% से अधिक उपलब्ध लौकिक साहित्य स्त्री को केंद्र में रखकर लिखा गया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में अधिकांश साहित्य पुरुषों द्वारा लिखा गया था। स्त्री अयोग्य थी ऐसा नहीं, बल्कि पितृ सत्तात्मक समाज की कसाव है ऐसा माना गया, जहां सिर्फ भूख के लिए और घर के काम की सीमा रेखा में तड़पते हुए उन्हें कैद किया गया। पढ़ने के स्तर में भी भेदभाव, लड़की है तो हिंदी मीडियम में पढ़ेगी, लड़का है तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा। अच्छे स्कूल में बेटे जाएंगे और बेटियों के लिए शिक्षा का उतना कोई मायने नहीं है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि लोक साहित्य, खास करके लोकगीत, मैं लिखती हूँ इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है बहुत बार, कि लोकगीत उस वक्त भी अधिकांश अशिक्षित महिलाएं ही लिखती थी। तो आप सोच लीजिए कि उनकी रचनात्मक प्रतिभा कितनी बलवती होगी, जो ऐसी विषम परिस्थिति में जहां पर उनको दबाया कुचला जा रहा है, अपने अधिकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, वैसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने भाव पक्ष, सामाजिक दर्द, बेड़ियां, परंपराएं, हमारे संस्कार पर अद्भुत लेखन किया, जिसे हम आज भी ढूंढ ढूंढ कर खोज खोज कर उसको गाते हैं और उसमें अपने हृदय का सारा स्पंदन महसूस करते हैं। तो आप कहिए क्या उनके पास ज्ञान की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी बेड़ियां, फ्रांस की क्रांति लहर में समता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया, तभी स्त्री के लिए समान अधिकार की मांग उठने लगी। आज भी इंग्लैंड, यूरोपीय देश जो है स्त्री के मताधिकार की मांग के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में समकालीन काव्य में स्त्री अपना स्थान कहाँ और कैसे पाती, ये अति संवेदनशील तथा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। खुद को आंकिए, तौलिए और अपनी जमीन पहचानिए ही नहीं, मजबूती से अधिकार क्षेत्र बढ़ाते जाइए। समकालीन कविताओं में स्त्री एक नए कलेवर के साथ आ रही है, उसका हस्तक्षेप सार्थक हो रहा है। मजे की बात देखिए, आज स्त्री पर विशेष तरह की रचनाएं सिर्फ स्त्री ही नहीं लिख रही हैं, नारीवादियों, चिंतकों, संपादक तथा बुद्धिजीवियों द्वारा भी लिखे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब सिर्फ मनु की श्रद्धा या पिता की देहरी पर करुण क्रंदन करने वाली पीड़ित नारी का ही चित्रण नहीं हो रहा है, उनकी मानवीय गरिमा एवं संवेदना को भी लोग पढ़ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। आज समकालीन कविता बिहारी की नायिका या छायावाद की अकेली रोती हुई नारी नहीं है। आज नारी कटाक्ष, विरोध, अकाट्य सत्य लिख रही हैं और लोग उसको, पुरुष वर्ग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। हाँ, ये ट्रांसलेशन का जो एक परंपरा है, इस पर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि बीच में कुछ सालों में हमारे बहुत उत्तम साहित्य को लोग सिर्फ दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके और दूसरे देशों में उसको किताब के रूप में बेच के और धनोपार्जन का माध्यम बनाया था, जो अब धीरे धीरे उस पर कसाव हो रहा है और धीरे धीरे बंद भी हो रहा है। वैदिक और मध्यकाल की तुलना में वर्तमान स्थिति में आज नारी की स्थिति, मध्यकाल की तुलना में वर्तमान में आज नारी की स्थिति काफी अच्छी है, बदल रही है। इतिहास काफी गतिशील रहा। आज महिलाएं राष्ट्रपति और गवर्नर के पद पर आसीन हो रही हैं, जिसका उदाहरण द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हमारे राज्य झारखंड की गवर्नर थी, आज वो देश की राष्ट्रपति है। युग के अनुसार परिवर्तन तो लाजिमी है और हुआ भी।
ये बात सही है कि हर काल में नारी का अपना एक स्थान रहा है। ऐसा नहीं है कि हर समय नारी एक ही स्थिति में रही है, उनमें बदलाव हमेशा से होता रहा, चाहे जिस क्षेत्र में हो, किंतु इसके बावजूद भी खुद को तलाशने की जरूरत उन्हें रही है। वैदिक काल में गरिमा में रही, मध्यकाल में स्थिति में बहुत गिरावट आई, उसमें भी इन लोगों को कहीं कहीं बहुत सम्मान मिला है, लेकिन गिरावट भी बहुत आई है। और बहुत लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। रजिया बेगम और चांद बीबी के बारे में तो हम बहुत पढ़ते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 19वीं सदी के मध्य में 19वीं सदी के मध्य से 21वीं सदी तक आते आते सुधार हुआ। शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेल कूद में अपनी उपलब्धि नए आयाम स्त्रियों ने गढ़ने शुरू किए। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कदम मिलाकर ही सही, कदम मिलाकर ही नहीं, कदम बढ़ाकर पुरुषों से वो चलने लगी है। 21वीं सदी में बराबरी वाले जोड़े बनने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। लड़का इंजीनियर है तो उसको लड़की भी इंजीनियर चाहिए, लड़की इंजीनियर है तो लड़का ऐसा नहीं है कि बिजनेस कर रहा, उसको खेत है, बहुत पैसा है, बाप को तो शादी हो जाए, ये नहीं, ये परंपरा खत्म हो गई। हमारा जोड़ा हमारे हिसाब से होना चाहिए। अर्थशास्त्र का योगदान अद्भुत रहा। धनोपार्जन के बाद पुरुषों की मानसिकता भी बदलने लगी। भूमंडलीय दुनिया में भारत की नारी ने सम्मानजनक जगह हासिल कर लिया है। इनकी स्थिति में सुधार ने देश में आर्थिक और सामाजिक सुधार मायने बदल दिए हैं। आज वो अपने पेशेवर जिंदगी में काफी सजग, स्वतंत्र और सफल भी है। वर्तमान समय में सरकार ने भी काफी सारी योजनाओं के द्वारा नारी के उत्थान का प्रयास किया है। भले ही कहीं कहीं क्रियान्वयन निचले स्तर पर उचित तरीके से नहीं हो पाया, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिला है, लेकिन ये निश्चित हो गया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर नारी की वहां की स्थिति है। हमें नारी की शक्ति का उद्धारक नहीं वरन सेवक और सहायक बनना है। ये बात बहुत बड़ी, ऐसा नहीं कि आप बस सिर्फ उनका उद्धार करिए, नहीं, उनके साथ चलिए। और 2001 में महिला सशक्तिकरण का वर्ष आया, राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई। पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आधुनिक होने के होड़ में नग्नता थोड़ी बढ़ गई, जो हमारी स्त्रियों की तरफ से भी थोड़ा एक दोष है। नग्नता और शालीनता के बीच एक महीन रेखा है, जिसका निर्धारक पुरुष और स्त्री दोनों है। उचित अनुचित, न्याय अन्याय, विवेकपूर्ण अविवेकपूर्ण, शीलता और अशील सहनशीलता को भी समझना अति आवश्यक है। आधुनिक होने का अर्थ यह नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। कहीं कहीं ये समाज को विघटित भी कर रहा है। नारी अपने लज्जा के निर्वहन को नकार दे रही है, जो बिल्कुल गलत है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि स्त्री को देह नहीं बल्कि एक रूप में देखिए, कितने भाव समाहित है, हर रिश्ते में वो जचती है। पुरुष किसी नारी को छोड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये मैंने महसूस किया है। पुरुष किसी भी नारी को छोड़ता है तो किसी अन्य के लिए छोड़ता है, लेकिन अगर नारी किसी पुरुष को छोड़ती है तो वो खुद के लिए छोड़ती है। देखिए दोनों के समझ में कितना फर्क है। संवेदनाओं का प्रवाह है नारी, मंद शीतल पवन है, बस समाहित नहीं, साथ चाहिए। आधे और पूरे की कोई लड़ाई नहीं है, बस एक दूसरे का पूरक बने। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज कैसे बदला है। देखिए, कल तक नारी को महिमा मंडित करती थी, आज समाज में हर जगह आप देखिएगा पुरुष नारी को शॉल ओढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं और उनको सम्मान पत्र देते हैं, सम्मान देते हैं। यही हमारी जीत है और इसको बरकरार रखना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत सुंदर सीमा जी, बहुत सुंदर सीमा जी, बहुत सुंदर। सीमा जी ऐसा लगा हम सभी को बैठे बैठे सम्मान भी मिला। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो आपने एक मुग्ध में सुनती रह गई। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत सुंदर। एक तो आपने साहित्य क्षेत्र से शुरू किया, साहित्य क्षेत्र के बारे में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया, और साहित्य के बाद आपने क्रमशः फिर हर समय की स्थिति में नारी की स्थिति को भी बयान किया, और इतने सुंदर शब्दों में किया, इतना धारा प्रवाह आप बोली
कि सचमुच में मैं भी ध्यान से सुनते ही जा रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और मुझे आपकी वो बात बड़ी अच्छी लगी, महिलाएं अशिक्षित होती हुए भी उनमें वो भाव थे जो लिखी, वो इसी कारण से क्योंकि वो दबाई जाती थी। तो कहीं तो कहना है, कुछ कर नहीं सकती, तो वही कागज पे ही काम आता है वैसे समय में, और अपनी भावना को व्यक्त करता है इंसान। तो महिलाओं ने उसको अपना एक औजार माना, कलम को, और अब कलम ने पेज मारा, और जो अब आप सब उसको अपना स्वर दे रहे हैं, और हम सबको मौका देंगे वो सब सुनने का। तो बहुत अच्छा लगा, आपके विचार बहुत ही अच्छे लगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगी पूर्णिमा मलतारे, नजर नहीं आ रही है, प्रकट हो जाओ। जी दीदी, हाँ, मैं मंच पर ही हूँ, हाजिर हूँ दीदी। अच्छा अच्छा, रेडियो आपका हमारी सारी शक्तियां परियों की तरह प्रकट हो रही स्वागत हैं। करती हूँ आपका, चिंता की कोई बात नहीं बहुत माया बहुत जी। स्वागत है। सबने यूट्यूब कहा था, चैनल है, माया जी, आप एक सबने कहा था कि वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सारी महिलाएं मंत्र मुग्ध एक दूसरे को सुनने की बात हो रही है, और किसी को खड़ी की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं है कि नहीं हो वो इस तरह मंत्र मुग्ध है एक दूसरे की बात सुनकर, कि मुझे देखकर तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जानकारियां ही इतनी अच्छी मिल रही हैं और इतने अच्छे तरीके से मिल रही हैं कि मंत्र बहुत सुनना लाजमी है। बहुत, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णिमा जी, स्वागत है आपका, एक बहुत और स्वागत है महिला पूर्णिमा। हम सबके सामने है, पूर्णिमा। ये एक साहित्यकार है, सभी विधाओं में समान रूप से रुचि है इसकी, और मध्य प्रदेश धार की रहने वाली है, और हमारी संस्था से बहुत समय से जुड़ी हुई है, और सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती है। तो ये हमें आज के आधुनिक युग की नारी की स्थिति के क्या परिवर्तन हुआ है पुराने समय से आज तक में, इसकी जानकारी देंगी। तो स्वागत है पूर्णिमा तुम्हारा। जी दीदी, सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। वसुधैव कुटुंबकम की सभी विदुषी महिलाओं को मैं सादर नमन करती हूँ। आदरणीय मंजू दीदी हमेशा ही मुझे प्रोत्साहित करती हैं, और मैं काफी समय से चौपाल के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते आई हूँ। अभी बिल्कुल व्यस्तता रहने की वजह से कल रात को ही मंजू दीदी ने मुझे सिर्फ एक हिंट दे देती है कि आप जुड़ जाइए, तो मैं जुड़ गई हूँ। ना मैंने कोई प्रिपरेशन की है, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ। तो मैं पूर्णिमा मलतारे मध्य प्रदेश धार से, मुझे विषय दिया गया आधुनिक नारियों के लिए बोलने के लिए। जैसे कि उत्थान और पतन के जो ये दौर आए हैं, तो उसके बीच में नारी जो बीच का काल था वो पर्दे से भी बाहर नहीं निकली। इवन पान की दुकान तक जाने की हम लोगों के समय तक भी उसको इजाजत नहीं होती थी। मेरे ख्याल से आप लोगों भी कोई पान की दुकान तक भी नहीं गए होंगे, वर्जित था हम लोगों को। तो ऐसी स्थिति में एक और तो जहां हमारी देवी अदिति जो देवताओं की माता रही हैं, और देवता भी उनका आदर करते थे। और बाद में जब मध्यकाल में पतन का दौर आया, तो मैं कहती हूँ कि जो समाज सुधारक थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर, जैसे राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी, और इस तरह से और भी कई समाज सुधारकों ने बहुत सारे प्रयास किए ताकि महिलाएं आगे आए। अब इस दौरान वंशवाद भी बीच में आ गया, और शिक्षा के लिए वंचित रही नारी। तो फिर अंदर से उसके अंदर एक जिजीविषा थी कि मुझे भी अपना हुनर दिखाना है, कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ना ही है। तो नारी ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। ऐसा नहीं कि केवल हमारे वैदिक काल में जो, और भारत में ही ऐसा हुआ, यह तो विदेशों में भी हुआ है। अंग्रेजों ने विदेशों में भी कब्जा किया। अमेरिका में कोपनहेगन में इसी तरह से मांग करते हुए महिलाओं ने 17 देश की 100 महिलाओं ने अपने
वोट के लिए, अधिकार के लिए, काम करने के लिए लड़ाई लड़ी और उनको अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के लिए इजाजत काफी संघर्षों के बाद मिली और तभी से हम लोग ये महिला दिवस मनाते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि महिला दिवस क्यों मनाए, जैसे कि हम लोग तो आज हम आधुनिक नारियां यहाँ बैठी हैं क्योंकि हम लोग अपने अस्तित्व को जान चुकी हैं। जब स्वतंत्रता की रजत जयंती मनाई जा रही थी उसके बाद हमारे यहाँ पर आविष्कार हुए, तकनीकी बहुत ही आधुनिक आई और जब आधुनिक तकनीकें आई और साथ में महिलाओं को शिक्षा के लिए धीरे धीरे प्रोत्साहन मिला सरकार की योजनाओं में, तो और तकनीकों के कारण उनका काम भी सुलभ हो गया। तो इन काम सुलभ होने के कारण महिला ने दोहरी जिम्मेदारी निभाई, घर को छोटे बच्चे से लेकर परिवार के बुजुर्ग तक को संभाला और फिर उसके बाद उसने अपनी जिजीविषा के कारण बड़े बड़े पद हासिल किए और यहाँ धरती से लेकर अंतरिक्ष तक कब्जा किया है नारी ने। तो नारी तो बहुत धन्य है। आप आज कला के क्षेत्र में देखो, राजनीति के क्षेत्र में देखो, व्यापार में देखो, ट्रेन चलाने में देखो, नारी आपको हर जगह ही आगे मिलेगी। अब तो नारी, जिस पान की दुकान पर हम नहीं जाते थे, आजकल नारियां ही दुकानें संचालित कर रही हैं और नए नए उद्योग स्थापित करके और ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठी हैं। और हमारी इंदिरा नूई, जिसने इतनी मेहनत की और सबसे अधिक सैलरी पाने वाली विश्व में नई एक महिला बनी है, जिसका नाम सभी जानते हैं। अब मैं तो यहाँ ये कहूंगी कि नारी कहीं भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी नारी की एक खूबी है जो पुरुष में भी नहीं है। नारी अपने गर्भ में पाल पोस कर बच्चे को बड़ा करती है और उससे जन्म देती है। उसको अपने जान की परवाह नहीं रहती है क्योंकि उसके अंदर एक ममता का भाव है। तो जब नारी स्वयं अपनी एक संतान को जन्म देती है तो उसे पालन करती है, पोषण करती है, तो उसे क्यों अस्तित्व की जरूरत है, क्यों पहचान की जरूरत है? वह तो खुद अपने आप में अनूठी रचना है। और मैं तो कहूंगी कि ऐसी नारियां तो सचमुच स्वर्ग से भी महान है। जैसे कि सभी ने बोला, जननी जन्मभूमि जानविश्च जनार्दन, जनका पंचमे जकारा पच्च दुर्लभा। कहीं भी नहीं मिलेगी नारी, नारी की गरिमा, धन्य है नारी। और मैं ये कहूंगी कि नारी को अब अपने आप को पहचानना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ है कि आधुनिक जो हम नारियां हैं, हम सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारे साथ मानसिक तौर पर हमारा बलात्कार ही हो रहा है। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, यौन शोषण, तस्करी होती है और नारियों को वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। तो ये सब चीजों का रोकथाम होना चाहिए। एक और बात है कि ये जो आधुनिक युग है, तो हम लोगों ने जो इसको अडॉप्ट किया यह तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो उत्तरार्ध वाला आधुनिक युग है उसमें जो महिलाएं हैं वह कुछ ज्यादा ही शिक्षित होकर उस शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर रही है। नग्नता, जैसे कि सीमा दीदी ने कहा कि वह नग्नता को अपनाने में लाज संकोच नहीं करती है, तो हम परिवेश को ना अपनाएं विदेशों के और दूसरे संस्कारों की बजाय हम अपने भारतीय संस्कारों को आधुनिकता में समावेश करके रखें। तो हम धन्य नारियां हैं, हमें अपने अधिकारों को जान लेना चाहिए और हमको अपनी अभी भी हम जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, हम तो आधुनिक हो गए हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी भी कई ऐसी नारियां हैं जिन तक यह बातें नहीं पहुंच पाती है। तो यह बातें उन तक जाना चाहिए और उनकी जो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, उनको दूर करना है हमको। तभी हम आधुनिक नारियां अपने आप को नारी होने का दर्जा दे पाएंगे, मेरा ये कहना है। और बस यही, मैंने बिल्कुल कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बस मैं तो
नारी को प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, वह स्वतः ही चलती फिरता साहित्य है, उसे पता है वो कहाँ से निकली और कहाँ पहुंचना है। ये अपना विषय है, अपने बारे में कहना। छोटी सी मुझे सूचना रही एक छोटी बिना किसी प्रिपरेशन के भी बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा। अच्छा माया बहुत सुंदर वक्तव्य। 43 मिनट हो चुके हैं और 10 बजे ये खत्म हो जाएगा इसका समय। 2 लोग बचे हैं। हाँ, 3 लोग बचे हैं शायद, तो जो भी हैं प्लीज आप सबको जल्दी से चांस दीजिए ताकि अच्छा वो भी अपना मंतव्य रख सके। ओके, अभी मैं आपके सामने उर्मिला अग्रवाल जी को बुला रही हूँ। गृहिणी है और लेखन और पाठन में अत्यधिक रुचि है। मंजू जी की सखी है, बंगाली कलकत्ता से है और हर कार्यक्रम में सक्रिय रहती हैं। आज उन्होंने चुना है आधुनिक काल की नारी की स्थिति के बारे में बताने की, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। उर्मिला जी। मंजू जी, मैं कहना चाहूंगी कि आप एक बेल रखा करिए कि 5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा, बेल बजनी चाहिए जैसे हम कंपटीशन में रखते हैं, तो संभलता है प्रोग्राम आगे से। आते आते बिल्कुल सो जाता है प्रोग्राम। उर्मिला जी कहाँ गायब हैं? ओके, हाँ, सबसे पहले मंच को नमन और सभी श्रोताओं और सखियों को भी नमस्ते। नारी प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है, शरीर से भी और मन से भी, ऐसा मैं मानती हूँ। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग मानते हैं। वैदिक एज में उसकी बहुत अच्छी स्थिति थी, मध्य युग में सबसे खराब स्थिति थी और आधुनिक युग आते आते मध्य युग का प्रभाव था, जिसके कारण स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी। फिर भी मुट्ठी भर लोग थे, स्त्रियां थी जो काफी उच्च कोटि पे थी, उच्च स्तर पर थी, पर उनसे समाज का जो आकलन होता है वो मुट्ठी भर लोगों से नहीं होता, वो समाज की लंबी संख्या से और साधारण लोगों से उनका आकलन होता है। तो मध्य युग की बहुत सारी कुरीतियां थी जो आधुनिक युग में आई, जिसका भी सभी ने भी वर्णन किया है। और सती प्रथा, और हमारा समाज जो था वो पुरुष प्रधान समाज में नारी का बहुत दमन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत उद्यमित हुई हैं और उनको शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। विवाह उनकी स्वीकृति तक नहीं ली जाती थी और उसकी आवश्यकता नहीं थी उनको। दहेज प्रथा थी, आपका ससुराल में भी उनका शोषण होता था। ये साधारण परिवार की मैं बात कर रही हूँ, मैं उच्च वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ। उच्च वर्ग में महिलाओं को काफी 50% अच्छी उनकी स्थिति थी। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो थी वो थी परिवार नियोजन नहीं था। 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, तो स्त्री का जो दायरा था वो चूल्हे चौके से आगे था ही नहीं। वो अपने पति के अलावा, और इससे क्या था, उनका आत्मविश्वास नहीं बन पाता था। ज्यादातर स्त्रियां आत्मविश्वास से हीन होती थी। ये बात जरूर थी कि जब हमारा स्वतंत्रता का संग्राम हुआ तो बहुत सारी स्त्रियां जो थी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अंग्रेजों ने कुछ सुधार भी किए थे। सती प्रथा पे उन्होंने बैन लगाया और काफी सुधार किए, जिसका कि एकदम से पालन नहीं हुआ, सब होता रहा, पर कानून के दायरे में लोग आने लगे। अब आजाद हिंद फौज में हमारी लक्ष्मी सहगल थी, नीरा आर्य थी, बहुत सारी विदुषी थी, बहुत सारी जिन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान किया। तो उस समय से स्त्री की दशा में सुधार होने लगा था, वो भी बहुत कम परसेंटेज में। स्त्रियां शिक्षित होने लगी थी पर बहुत कम। सावित्री फुले थी जिन्होंने की स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया, उनके नाम पर, और अभी भी उनका नाम काफी है हमारे यहाँ। अब धीरे धीरे जो थी डॉक्टर, इंजीनियर और हर क्षेत्र में महिलाओं का आगमन हुआ, महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने लगी। शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा अधिकार, हथियार था महिलाओं का, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करते ही उनकी अवस्था में सुधार होने लगा और वो अपने ऊपर आत्मचिंतन भी करने लगी। और इस अब आज के धीरे धीरे अंग्रेजों के जाने के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत से अधिकार महिलाओं को मिले। मतदान का अधिकार मिला, उनको शिक्षा का अधिकार मिला, उनको जो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां उनको विवाह का अधिकार मिला, तलाक का अधिकार मिला।
अभी तो हमारे मोदी जी ने 3 तलाक और 3 तलाक का अधिकार भी दे दिया, पर अभी भी हलाला चल रहा है। और तलाक भी 3 तलाक भी पूर्ण रूपेण नहीं है, एक पार्ट का केवल अधिकार मिला हुआ है। पर और उसके बाद इस समय ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं का अधिकार नहीं है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, आसमान अंतरिक्ष में भी जा रही हैं महिलाएं। हमारे कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, मैं इसमें सेना में भी जा रही हैं। अब तो आपकी इसमें बीएफएस में भी है, सीमा पर भी है, मिलिट्री में भी महिलाएं हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही हैं, आपकी हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं नहीं है। ये बड़े गौरव की बात है। और भारत में जितना अधिकार महिलाओं को है, जहां तक मेरा ज्ञान है, इतना अधिकार शायद और किसी देश में नहीं है जितना भारत में अधिकार महिलाओं को है। और इस समय उनको संपत्ति पे अधिकार भी है, वो तलाक भी दे सकती हैं, वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकती हैं। उसको अभी इस समय हमारे देश में दहेज का बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जो अब काफी कम हो गई है। ऐसा मुझे लगता है कि अब वो बात नहीं है जो हमारे टाइम में थी कि बिना दहेज की शादी ही नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब महिलाएं जो है अपना पार्टनर ढूंढती हैं, उनके साथ अच्छे से जीवन भी बिताती हैं, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां उनका परचम नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है। शिक्षा और इसमें आपका साहित्य के क्षेत्र में ऐसा कौन से क्षेत्र में बताऊं जहां महिलाएं नहीं है। और पुरुषों के समकक्ष उनको सारे अधिकार है। आज राजनीति में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, अभी जो है हमारी राष्ट्रपति भी स्त्री है। तो हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, विदेश मंत्री भी सुषमा स्वराज रह चुकी। तो कोई भी पर एक चीज मैं देखती हूँ, गांव में और आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। मैंने एक सोशल वर्कर को सुना था जो केरल की थी और मध्य प्रदेश के जंगलों में काम करते थे आदिवासियों के बीच में, कि बलात्कार उन महिलाओं के लिए साधारण बात है। ये तो होता रहता है। तो ये बहुत दुख की बात है कि केवल हम जो विकास देख रहे हैं वो नगरीय स्तर पर है। ग्रामीण क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्रों में हमें विकास बहुत कम मिलता है, पर वो भी तो महिलाएं हैं, वो भी हमारे देश का अंग है और विकास के अधिकार नहीं है, उनका भी विकास होना चाहिए। इसके अलावा जो है सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं हमारी सभी क्षेत्रों में विकास कर रही हैं। एक 4 पंक्तियां मैं बोलना चाहती हूँ। और प्रकृति की सर्वोत्तम कृति तुम, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और अन्नपूर्णा तुम, धरती, आकाश, अंतरिक्ष, हर जगह परचम तुम्हारा, किरण बेदी भी तुम, कल्पना चावला भी तुम, सुधा मूर्ति सी शिखर तुम, नेम फेम मनी, हर उपलब्धि तुम्हारी, पर उदंडता नहीं लक्ष्य तुम्हारा। जो अभी कई हमारी सखियों ने कहा, एक जो उदंडता आ रही है, उदंडता नहीं लक्ष्य तुम्हारा, स्व मर्यादा हो गर्व हमारा, इसे मत दांव पे लगाना, यही आशीर्वाद हमारा, यही आशीर्वाद हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरह से आपने बहुत सारी जानकारियां दी और बहुत उत्कृष्ट शब्दों में अपने मंतव्य को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गागर में सागर। जी माया जी। उर्मिला जी और पूर्णिमा ने आज के आधुनिक युग का वर्णन किया, पर दोनों में बहुत भिन्नता थी, अलग अलग पहलू थे। और अब समय की बहुत कमी है अपने पास, इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अब नीलम जी यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप कॉलेज में लेक्चरर हैं, युवतियों से सदैव घिरी रहती हैं लेखन में रुचि है, इस कारण उन्होंने आज की नारी के बारे में बताने के लिए चुना है कि समाज में उनकी स्थिति, आज की नारी के बारे में वो हम सबको अवगत कराएंगी। सभी सखियों को नमस्कार। मैं सीधी ही अपनी बात पे आना चाहूंगी, समय बहुत कम है। अभी बात हो रही थी कि सभी हमारी सखियां बहुत तैयारी करके आई हैं, बहुत पढ़ के आई हैं और सबने बहुत अच्छा बोला। बात आ रही थी गपशप कोई नहीं है, परंतु मैं बता रही, मैं बिना पढ़े आ रही हूँ और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बातें बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं 20 साल पहले से
विमेन सेल की इंचार्ज रही हूँ अपने कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में थी मैं, और बहुत काम किया नारी सशक्तिकरण के लिए। नारी सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया कि जगह जगह जाकर लेक्चर्स दिए, दूसरे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अपने कॉलेज में बहुत कुछ किया। जाके इवन नुक्कड़ नाटक करे जाके कॉलोनियों में, जो झुग्गी झोंपड़ी होती हैं, कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। और बहुत लिखा मैंने नारी के बारे में, मैंने पूरी पुस्तक लिख डाली, मैं मेघों को भरने वाली फिर भी मैं प्यासी। परंतु इतना लिखने के बाद मैंने, मतलब एक बार और बताना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंस पे बहुत जोर दिया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे, कि नारी जो है आत्मनिर्भर होनी चाहिए। परंतु मेरे ये लेख भी छपे उसमें, न्यूज़पेपर्स में, परंतु कहीं ना कहीं इतना सशक्तिकरण के लिए घूम घूम के आज मैं इस स्थिति में खड़ी हो गई आकर कि निराशा ज्यादा हाथ लगने लगी है। क्योंकि हम देखते हैं कि गांव में तो अभी भी स्थिति काफी खराब है। जो कुछ परसेंट हमारी नारी ऊपर आई हैं, उनके तो हम बहुत चर्चा करते भी हैं, और अच्छी बात है, वो बहुत आगे बढ़ी भी हैं। परंतु उनका भी एक जो रूप है ना, वो मुझे हर टाइम, मतलब कैसे होता है ना, कि परेशान कर देता है उनका एक रूप। क्योंकि हम चले सहभागिता की तरफ से, फिर हम समानता पर आए। सशक्तिकरण से मतलब हमारा समानता पे था, उसके बाद हम मुकाबले पे आ गए। मैंने देखा कि विमेन डे मना रहे थे, इंटरनेशनल विमेन डे, जितनी लड़कियां बोल रही थी सब पुरुष के खिलाफ बोल रही थी। तो मैंने एकदम से कहा कि ये महिला सशक्तिकरण कम लग रहा है मुझे, पुरुष विरोधी आंदोलन ज्यादा लग रहा है। बहुत सही। हम अपने आप को सशक्त बनाएं, कि हर टाइम उनको कंपेयर करें या उनको एहसास कराएं कि मैं तुम्हारे बराबर हो गई हूँ और तुम मुझे कुछ कह नहीं सकते। तो मैं कह रही थी, सहभागिता से हम समानता की तरफ चले थे, परंतु समानता से हम मुकाबले पर चले गए। मेरे सामने एग्जाम्पल है कि एक महीने की बच्ची थी और वो रात को रो रही थी, तो वो उसकी माँ कह रही थी बाप से उसके कि तू बाहर लेके इसको सुला के जा, मैं भी थक जाती हूँ। जो इस तरह के मुकाबले आते हैं बच्चा पालने के लिए, और उनका अल्टीमेटली तलाक हुआ। इस हद तक मुकाबले नहीं होने चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। माँ के गुणगान इतने गाए जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि अब बगावतपुर उतर आए हैं हम, परंपराओं को तोड़ते हुए हम बगावत पर उतर आए हैं कि तुम ये कपड़े पहन सकते हो तो हम भी पहन सकते हैं, तुमने फटी जीन पहनी तो हमने भी पहननी है, तुम नाइट क्लब में जाते हो तो हम भी जाएंगे। बलात्कार स्त्रियों के होते हैं, आदमियों के नहीं होते हैं। लेट नाइट क्लब में जाना या रात रात तक बाहर घूमना, तो हमें अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज की जो नारी है वो अपने संस्कारों को दांव पर न लगाए, आगे बढ़े, अपने अधिकार पाए, परंतु संस्कार जो है उसके वो खत्म नहीं होने चाहिए। किचन में जाना पसंद नहीं करती हैं आजकल। ये कितनी बड़ी बात है। धीरे धीरे 1-2 जनरेशन के बाद तो ये खत्म ही हो जाएगा कि घर में खाना प्रॉपर बनता कैसे है। ये सारी चीजें खत्म होती दिखाई दे रही है हमें। तो इसलिए लगता है कि हमें मर्यादाओं के बीच में रह के, अब क्या है, लिव इन रिलेशनशिप है, लड़कियां रह रही हैं, पता नहीं चलता शादी कब हुई, तलाक कब हुआ। मतलब बिल्कुल ही वेस्टर्न कल्चर को जो अपनाना है, ये हमारे अधिकार नहीं है। ये तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है एक किस्म का, जिसको हम अधिकार मानते हैं। तो मैं मालूम है समय बहुत कम है, तो मैं यही अपनी बात कहना चाहूंगी कि हमें सशक्त होना है, ना कि किसी के साथ हमने बगावत करनी है। धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान देश रह चुका है। तो धैर्य से धीरे धीरे ही परिवर्तन आएगा, एकदम से बगावत करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं बड़ा जल्दी शॉर्ट में अपनी बात खत्म कर रही हूँ, मुझे मालूम है टाइम खत्म हो रहा है, तो धन्यवाद। बहुत सुंदर नीलिमा जी, आपने 100% की नहीं, लाख टके की बात की है। आज की हर नारी के हृदय में ये व्यथा है कि हम प्रगति के नाम पर अपनी सीमा लांघते जा रहे हैं। हाँ, सीमा बहुत कुछ हम वो कर रहे हैं
जो करना हमारे लिए उचित नहीं है। नारी तो मानी ही धैर्य की मूरत जाती है। सहनशीलता गहना है नारी का, है, और सहनशीलता तो गहना है हमारा, वो तो रहनी चाहिए। अधिकार सारे लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे। नीलम जी, मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगी कि हम सब ने तो पढ़ कर अध्ययन करके अपने विचार रखे, सारी स्थितियां आपने रखी, अपने अनुभव लेकिन आपने बताए, अपने बहुत अनुभवों को अच्छा रखा, लगा, तो ये बहुत आपका बहुत ही अच्छा अनुभव है। जो कुछ हम देखते हैं सहते हैं, तो वो सब आपने हमारे बीच में रखा, तो ये ज्यादा वो है। और आप दोनों तीनों की बातों से मुझे ये भी लगा कि हम शिक्षित नारियां तो इस पर बहस कर लेते हैं, लेकिन जहां तक ये पहुंचना चाहिए ग्रामीण इलाकों में उनकी स्थिति, तो उसके लिए हम सबको कुछ विचार करना चाहिए। और हमारी भी अगली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि वहां तक पहुंचे, अपने विचारों को वहां तक पहुंचाए, तभी बहुत ये सही। चर्चा सार्थक हो पाएगी अपनी। और अंत में मैं आरती श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी, अगर वो अपने कुछ मंतव्य रखना चाहती हैं तो आइए और अपने विचार रखिए। आरती श्रीवास्तव जी। आरती श्रीवास्तव जी नहीं है। चली गई शायद। मैंने जी उनसे जी। पूछा था कि आप कुछ कहना चाहती हैं कि नहीं, तो उन्होंने ऐसा कोई खास जवाब दिया नहीं था मुझे, क्योंकि कल उन्होंने लिखा था पूजा है, मैं तैयारी कर रही हूँ वगैरह पूजा की। कोई बात नहीं है। आज की सारी चर्चा बहुत गुणवत्ता के साथ हुई, और आप लोगों ने इस पर जो अध्ययन किया और जिस तरह की जानकारियां आज सामने आई, बहुत बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में हम वैदिक काल से आधुनिक काल तक हमारा जो सफर रहा है वो कैसा रहा, इस पर जो प्रकाश हमारी सब सखियों ने डाला, अभूतपूर्व था। और नीलम जी ने जाते जाते जो तस्वीर हमारे सामने अपने अनुभव के द्वारा, अपने किए हुए समाज सेवा के द्वारा जो इन्होंने देखा, वो जो हमें बताया, अतुलनीय था। हम सबको इस पर काम करना चाहिए। यदि हम सब महिलाएं, हम 2-4 भी ऐसी माने कोशिश करें कि हम उन जगह तक जाकर उनको संभाल सकें, तो शायद हमारा ये जीवन अपने आप में सफल होगा। तक हो जाए। इसी मंतव्य के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ, और वसुदेव कुटुंबकम में जुड़ने के लिए आप सबों को मेरे हृदय तल से बहुत 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 धन्यवाद। सभी को और मैं नमस्कार। धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। इतनी सुंदर परिचर्चा की भागीदार बनी, मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजू जी। बहुत बहुत आभार मंजू जी, इतनी अच्छी परिचर्चा में मुझे शामिल किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने विचार आपको बिंदु जी, आप सबों को मैंने शामिल नहीं किया, आप सब मेरा परिवार हो, ये कभी मत भूलना। मैं तो ये देखती हूँ कि जब जी, भी बिल्कुल, मैं किसी बिल्कुल। को भी पुकारती हूँ, वो ऐसा चला आता है जैसे मेरे बगल कमरे में बहन रहने वाली मेरी बहन हो। तो मुझे लगता ही नहीं है कि आप हमसे दूर हो, चाहे वो नीलम जी मैं हो, चाहे वो तो बिंदु फिल्मी जी लाइन हो, चाहे उर्मिला जी हो, माया जी हो, शैली जी हो, कोई भी हो। मंजू जी, दो फिल्मी लाइन सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते कुछ तो मस्ती होनी चाहिए। जाते जाते ये भी हो ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने पुकारा और हम चले आए, बिल्कुल 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 सही। तुमने पुकारा। तो आप जब भी बुलाएंगी, जो भी आगे देंगी, हम लोग शिरोधार्य है और उपस्थित है। आप आज्ञा देंगी तो हम चले भी देंगे। मैसेज नहीं पढ़ती और मंजू जी का मैसेज आता है तो मैं फटाफट जवाब देती हूँ। हम तो बहुत मैं सबको शुभ ठीक रात्रि है, मैं कहती विदा हूँ। लेती हूँ आप सभी से। आने वाले नववर्ष को शुभकामनाएं। हम लोग दुर्गा सब पूजा और की वसुधैव मंच के लिए हमेशा हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, परिवार है साथ में, जब पुकारा जाएगा मैं आप लोग के साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, धन्यवाद। हमेशा हमेशा। जरूर जरूर। 23 तारीख को भजन संध्या है, बहुत बहुत 23 तारीख को 5 से 6 बजे तक भजन संध्या है। सभी आप को सबको धन्यवाद। समय हो, शुभ आप रात्रि। सब जुड़िए, जरूर से। ओके, विदा हरे लेती हूँ, कृष्णा, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ हरे रात्रि। कृष्णा। Recording in